हाय फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैं रीड करने जा रही हूँ बुक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर, हु मूव्ड माय चीज़, जिसके की राइटर हैं। एक सेकेंड रुको, आप लोग, मैं राइटर का नाम बताती हूँ। एजे क्रॉनिन तो कोई और हैं। एक सेकेंड। ये बुक मैंने बहुत पहले पढ़ी थी। इसके राइटर हैं डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन MD PhD। प्रस्तावना कोई और हैं, उनके द्वारा है। अरे सॉरी, हु मूव्ड माई चीज़ बुक का नाम है। मेरा चीज़ किसने हटाया, चीज़ मतलब पनीर हिंदी में। ये बुक मैंने बहुत पहले पढ़ी थी अपने स्कूल कॉलेज टाइम में, और मैं बहुत इंस्पायर हुई थी। फिर मेरी शादी हो गई, मेरे 2 बच्चे हैं। मेरा बेटा है 12 साल का। तो अब मुझे वापस से टाइम मिला है अपनी लाइफ पे ध्यान देने का, मतलब समझ रहे हो ना आप लोग। और प्रस्तावना में ये दिया है, जीवन कोई सीधा या आसान गलियारा नहीं है जिसमें हम उन्मुक्तता से बिना रुके हुए चलें, बल्कि गलियारों की एक भूल भुलैया है जिसमें हमें अपना मार्ग खोजना पड़ता है। सही बात तो सही है, खोजना पड़ता है मार्ग। कई बार हम भटक जाते हैं, दुविधा में होते हैं और अंधी गली में रुक जाते हैं, परंतु हमेशा यदि हमें आस्था है, ईश्वर हमारे लिए द्वार खोल देगा। शायद वो द्वार नहीं जिसके खुलने की हमें कल्पना थी, परंतु वो द्वार जो हमारे लिए अंततः अच्छा सिद्ध होगा। सो ट्रस्ट ऑन गॉड, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक ही रहेगा। एजे क्रॉनिन ने बोला है ये वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है, हु मूव्ड माई चीज़, और मैंने भी बहुत पहले पढ़ी थी और अभी दोबारा से पढ़ रही हूँ। हाँ, ये क्या खुल जाता है यार, एक सेकेंड, सॉरी गाइस। अरे हाँ, ये रहा, वो कोई और विंडो खुल गई थी। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी। Who moved my cheese, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है वर्ल्ड की। तो हम सबके हिस्से इस कहानी में आने वाले, ऐसे रखती हूँ कैमरा, आपसे पूछ के रख रही हूँ, देखो ऐसे। इस कहानी में आने वाले 4 काल्पनिक पात्र, चूहे, स्निफ व सकरी, और छोटे लोग, हेम, वहाँ, उम्र, लिंग, जाति या राष्ट्रीयता से परे, हम सभी के अंदर छुपे सरल और जटिल हिस्सों के प्रतिनिधि हैं। कभी हम स्निफ की तरह हरकत में आ जाते हैं और होने वाले बदलाव को पहले से ही सूंघ लेते हैं, और कभी हम सक्री की मानिंद फुर्ती से अपनी लय में आ जाते हैं। एक्चुअली ऐसे कैमरा सेट नहीं हो रहा है। ओके, अब ठीक है, आ जाते हैं। स्निफ की तरह हरकत में आ जाते हैं और होने वाले बदलाव को पहले से ही सूंघ लेते हैं। तो कभी हम सक्री की मानिंद फुर्ती से अपनी लय में आ जाते हैं। कभी हम हेम हो जाते हैं और बदलाव को नकारते हैं, उसका विरोध करते हैं, क्योंकि हमें ये डर सताता है कि इससे हमारा कुछ बुरा ना हो जाए। और कभी हम हाँ की तरह समय रहते सीख जाते हैं, तो ताड़ लेता है कि परिवर्तन कुछ बेहतर की ओर ही ले जाने वाला है। तो सबके साथ होता है। हम चाहे जिस हिस्से को अपने व्यवहार में लाएं, हम सब इनमें से किसी न किसी पात्र की तरह तो ही हैं, और हम सभी का मकसद एक ही है, भूल भुलैया में अपनी राह तय करने और बदलते वक्त में कामयाब होने की ज़रूरत। कहानी के पीछे की कहानी। केनेथ ब्लैचार्ड PhD हैं वो, उनके द्वारा है कहानी के पीछे की कहानी, स्टोरी बिहाइंड द स्टोरी। मेरा चीज़ किसने हटाया कि कहानी के पीछे की कहानी बताने में रोमांच का अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि ये पुस्तक अब लिखी जा चुकी है और ये सब पढ़ने, खुश होने और एक दूसरे के साथ बांटने के लिए तैयार हैं। इसका इंतज़ार मैं तब से कर रहा था जब मैंने पहली बार स्पेंसर जॉनसन के मुंह से चीज़ की क्रांतिकारी कहानी सुनी थी। ये बरसों पहले की बात है, जब हमने इकट्ठे द वन मिनट मैनेजर लिखी थी। द वन
मिनट मैनेजर लिखी थी, उससे भी पहले की। मुझे याद है उस वक्त मेरे दिल में ये ख्याल आया था मेरे दिल में ये ख्याल आया था कि ये कहानी कितनी बढ़िया है और आगे चलकर ये मेरे कितने काम आएगी। मेरा चीज़ किसने हटाया परिवर्तन की कहानी है। ये परिवर्तन एक भूल भुलैया में घटित होता है, जहाँ 4 मज़ेदार पात्र चीज़ को खोज रहे हैं। चीज़ उस वस्तु का प्रतीक है जिसे हम जीवन में हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो नौकरी हो, प्यार हो, दौलत हो, बड़ा घर हो, आज़ादी हो, स्वास्थ्य हो, मान सम्मान हो, आध्यात्मिक शांति या जॉगिंग या गोल्फ की तरह ही कोई भी दूसरी वस्तु हो। हमारा चीज़ क्या है, इस बारे में हम में से हर एक का अपना विचार होता है। हम चीज़ का पीछा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ये भरोसा होता है कि इसे हासिल करने के बाद हम सुखी हो जाएंगे। अगर हम चीज़ को हासिल कर लेते हैं तो हमें इसकी आदत पड़ जाती है, इसलिए जब हम इसे खो देते हैं या ये हमसे दूर हो जाता है तो हमें बहुत दुख होता है। कहानी में भूल भुलैया उस जगह का प्रतीक है जहां आप अपनी मनचाही वस्तु की तलाश करते हैं। ये वो ऑफिस हो सकता है जिसमें आप काम करते हैं, वो समाज जिसमें आप रहते हैं, या वो संबंध जो आपने बनाए हैं। मैं आपको बता दूं कि जो चीज़ कथा आप पढ़ने जा रहे हैं, सारी दुनिया में अपने भाषणों में मैं इसका जिक्र करता हूँ और बाद में अक्सर लोग मुझे बताते हैं कि इससे उनकी ज़िंदगी में कितना बड़ा बदलाव आया। आप माने या ना माने, इस छोटी सी कहानी ने कई नौकरियां, शादियां और ज़िंदगियां बचाई हैं। असल ज़िंदगी के कुछ उदाहरणों में से एक चार्ली जोन्स का है, जो NBC TV के माने हुए ब्रॉडकास्टर हैं। उनका कहना है, मेरा चीज़ किसने हटाया की कहानी सुनने से उनका करियर बच गया। एक ब्रॉडकास्टर का काम ज़रा अलग है, फिर भी जो सिद्धांत उसने सिखाए उन्हें दूसरे लोग भी आजमा सकते हैं। हुआ ये कि चार्ली ने पहले ओलंपिक खेलों में एक ट्रैक एंड फील्ड खेलों के प्रसारण में बहुत मेहनत की थी और उसका कवरेज सफल माना गया था। इसलिए जब उसके बॉस ने उसे बताया कि उसे अगले ओलंपिक के लिए इन खेलों से हटाकर तैराकी और गोतेखारी का कवरेज दिया गया है, तो वो आश्चर्यचकित और विचलित हो गया। वो इन खेलों के बारे में अच्छी तरह नहीं जानता था, इसलिए वह मायूस हो गया। उसे लगा कि उसकी कोई कद्र नहीं है और ये सोचकर वो गुस्सा हो गया। उसे लगा ये अन्याय है। उसके गुस्से ने उसके हर काम को बिगाड़ना शुरू कर दिया। गुस्सा नहीं करना चाहिए। फिर उसने मेरा चीज़ किसने हटाया की कहानी सुनी। इसके बाद वो खुद पर हंसा और उसने अपना सोच बदल डाला। उसे महसूस हुआ कि उसके बॉस ने तो बस उसका चीज़ हटा दिया था, इसलिए उसने खुद को परिस्थिति के हिसाब से ढाल लिया। उसने इन दोनों नए खेलों को सीखा और इस दौरान उसने ये पाया कि नया काम सीखने से वो ज़्यादा जवान महसूस कर रहा है। उसके इस नए सोच और जोश का उसके बॉस पर असर हुआ और जल्दी ही उसे बेहतर काम मिलते चले गए। वे पहले के मुकाबले अधिक सफल हो गया और बाद में उसे प्रो फुटबॉलर्स हॉल ऑफ फेम ब्रॉडकास्टर्स एली में शामिल किया गया। उनके ऑफिस के काम से लेकर उनके प्रेम प्रसंगों तक लोगों पर इस कहानी का इतना असर हुआ कि ये बहुत सी असली कहानियों में से एक है। मेरा चीज़ किसने हटाया की ताकत पर मुझे इतना भरोसा है कि मैंने कुछ समय पहले अपनी कंपनी में काम करने वाले हर व्यक्ति 200 से ज़्यादा लोगों को प्रकाशन पूर्ण संस्करण की प्रति दी। क्योंकि हर उस कंपनी की तरह जो भविष्य में ना केवल बचे रहना चाहती है बल्कि कामयाब भी होना चाहती है, ब्लेचर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में लगातार बदल रही है। वे हमारी चीज़ को हटाते रहते हैं। पुराने ज़माने में हमें वफादार कर्मचारियों की ज़रूरत थी, परंतु आज हमें लचीले व्यक्ति चाहिए जो यहीं के होकर ना रहें। फिर भी जैसा आप जानते हैं, लगातार बदलते माहौल में रहना तनावपूर्ण भी होता है और मुश्किल भी। जब तक लोगों के पास परिवर्तन को देखने का वो नज़रिया ना हो जिसके सहारे वे इसे समझ सकें, इसके लिए चीज़ की कहानी सुने। जब मैंने लोगों को इस
कहानी के बारे में बताया और फिर उन्होंने मेरा चीज़ किसने हटाया किताब को पढ़ा तो उन्हें तत्काल ऐसा लगा जैसे उनकी नकारात्मक ऊर्जा मुक्त हो रही है। हर डिपार्टमेंट से एक के बाद एक कर्मचारी आया और मुझे किताब के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने मुझे बताया कि इस किताब की मदद से वे हमारी कंपनी में हो रहे परिवर्तनों को एक अलग नज़रिए से देख पाए हैं। आप मेरा यकीन कीजिए, इस छोटी सी नीति कथा को पढ़ने में बहुत कम समय लगता है, पर इसका असर बहुत गहरा हो सकता है। जब आप पन्ने पलटेंगे तो आपको इस किताब में 3 खंड मिलेंगे। पहला खंड पुनर्मिलन। मैं पुराने सहपाठी एक कक्षा पुनर्मिलन में चर्चा कर रहे हैं। उनकी ज़िंदगी में हो रहे परिवर्तनों का सामना किस तरह से किया जाए। दूसरा खंड है मेरा चीज़ किसने हटाया की कहानी, जो इस पुस्तक का निचोड़ है। तीसरे खंड एक चर्चा में लोग बातचीत करते हैं कि उनके लिए कहानी का क्या मतलब है और वो किस तरह अपने ऑफिस और ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पुस्तक की पूर्व पांडुलिपि पढ़ने वाले कुछ पाठकों की राय में कहानी के आखिर में ही रुक जाना बेहतर था। आगे पढ़ना उन्हें इसलिए महत्वपूर्ण नहीं लगा क्योंकि वे इसके अर्थ को खुद के लिए समझना चाहते थे। कई लोगों को कहानी के बाद वाले खंड चर्चा को पढ़ने में मज़ा आया क्योंकि इससे उनके चिंतन को एक प्रेरणा मिली। मुझे आशा है आप जो भी पाएंगे आप उससे खुश होंगे और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। याद रखें, चीज़ के साथ आगे बढ़ते रहें। केन ब्लांचार्ड, सैन डिएगो, 1998। मेरा चीज़ किसने हटाया? पुनर्मिलन, शिकागो। रविवार का सुहाना दिन था। शिकागो में कई पुराने सहपाठी लंच के लिए इकट्ठा हुए थे। इन सभी ने पिछली रात को हाई स्कूल पुनर्मिलन कार्यक्रम में भाग लिया। वे ठीक से जानना चाहते थे कि एक दूसरे की ज़िंदगी में क्या हो रहा है। कुछ समय मजाक में बिताने और डटकर भोजन करने के बाद उनमें एक रोचक चर्चा छिड़ गई। एंजिला कक्षा में बहुत लोकप्रिय थी। उसने कहा, जब हम स्कूल में थे तब जैसा मैंने सोचा था ज़िंदगी उससे बिल्कुल अलग ही निकली। बहुत कुछ बदल चुका है। बिल्कुल, नेथन ने दोहराया। वे जानते थे कि नेथन अपने पुश्तैनी व्यवसाय में चला गया है और उसका बिजनेस एक ही ढर्रे पर चल रहा है और जब से वे देख रहे हैं वह स्थानीय समुदाय का एक हिस्सा बना हुआ है। इसीलिए वे हैरान थे जब वह भी परिवर्तन को लेकर परेशान नज़र आया। उसने पूछा, पर क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जब हालात बदलते हैं तब भी हम नहीं बदलना चाहते? कार्लोस ने कहा, मुझे लगता है कि इसीलिए नहीं बदलना चाहते क्योंकि हम परिवर्तन से डरते हैं। कार्लोस, तुम तो फुटबॉल टीम के कैप्टन थे। जेसिका ने कहा, मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि तुम्हारे मुंह से डर की बात निकल सकती है। वे सभी हंसने लगे जब उन्हें यह महसूस हुआ कि हालांकि वे अलग अलग दिशाओं में गए थे, घर पर काम करने से लेकर कंपनियों के मैनेजमेंट तक, परंतु उनकी भावनाएं एक जैसी थी। हर आदमी अपनी ज़िंदगी में अचानक आए परिवर्तनों से जूझने की कोशिश कर रहा था और ज़्यादातर लोगों ने ये माना कि वे इन परिवर्तनों से निपटने का कोई अच्छा तरीका नहीं जानते थे। फिर माइकल ने कहा, मुझे परिवर्तन से डर लगता था। जब हमारे बिजनेस में एक बड़ा बदलाव आया तो हमें समझने में नहीं आया कि हम क्या करें। इसीलिए हमने खुद को ज़रा भी नहीं बदला और इस वजह से हमारा पूरा बिजनेस चौपट हो गया। यानी उसने आगे कहा, जब तक कि मैंने वो मज़ेदार कहानी नहीं सुनी जिसने सब कुछ बदल दिया। कैसी? कैसे? नेथन ने पूछा। इस कहानी ने परिवर्तन को देखने के मेरे नज़रिए को बदल दिया और उसके बाद हालात तेज़ी से सुधरते गए, कंपनी में भी, मेरी ज़िंदगी में भी। फिर मैंने अपनी कंपनी के कई लोगों को ये कहानी सुनाई और उन्होंने दूसरों को, और जल्दी ही हमारा बिजनेस सुधर गया क्योंकि हम सभी परिवर्तन के साथ खुद को ढाल रहे थे। और मेरी ही तरह कई लोगों का ये कहना है कि इसने उनके निजी जीवन में भी उनकी मदद की। कहानी क्या है? एंजेला ने पूछा। इसका नाम है मेरा चीज़ किसने हटाया, हु मूव्ड माई चीज़। सभी लोग हंसने लग गए। मुझे लगता है
कि अभी से इसे पसंद करने लगा हूँ। मुझे लगता है मैं अभी से इसे पसंद करने लगा हूँ, कार्लोस ने कहा। क्या तुम हमें ये कहानी सुनाओगे? क्यों नहीं, माइकल ने जवाब दिया। मुझे खुशी होगी, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और फिर उसने कहानी सुनाना शुरू कर दिया। कहानी बहुत पहले की बात है। दूर किसी देश में 4 छोटे पात्र रहते थे। यह पात्र एक भूल भुलैया में चीज़ की खोज में इधर उधर भागते रहते थे ताकि उनका पेट भर सके और वो खुश रह सकें। 2 पात्र चूहे थे जिनका नाम स्निफ और सक्री था, और 2 छोटे लोग थे। ऐसे लोग थे जो चूहों की तरह ही छोटे, पर उनकी हरकतें आजकल के आदमियों जैसी थी। उनके नाम हेम और हा था। उनके छोटे आकार के कारण यह आसान नहीं था कि उनकी हरकतें आपको नज़र आ जाएं, मगर करीब से देखने पर बहुत सी अनोखी बातें देख सकते थे। हर रोज़ चूहे और छोटे लोग भूल भुलैया में दिन भर अपनी खास चीज़ को ढूंढते रहते थे। स्निफ और सक्री नाम के इन चूहों में दिमाग तो कम था, पर उनकी सहज बुद्धि बड़ी पैनी थी। वे अपने कुतरने के लिए कड़क चीज़ ढूंढ रहे थे, जैसे चूहों को अक्सर पसंद होता है। दोनों छोटे लोग, हेम और हा, एक बहुत बढ़िया किस्म की चीज़ को ढूंढना चाहते थे। उन्हें भरोसा था कि चीज़ मिल जाने पर उनकी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। चीज़ ढूंढने के लिए उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, जिसमें कई विश्वास भरे हुए थे। हालांकि चूहे और छोटे लोगों में बहुत से अंतर थे, परंतु उनमें एक बात एक जैसी थी। हर सुबह वो अपने जॉगिंग सूट और दौड़ने के जूते पहनते थे, अपने छोटे घरों से बाहर निकलते थे और अपने पसंदीदा चीज़ की तलाश में भूल भुलैया में दौड़ धूप करते थे। भूल भुलैया में अनगिनत गलियारे और कमरे थे, जिनमें से कुछ में स्वादिष्ट चीज़ रखा हुआ था, परंतु वहाँ कई अंधेरे कोने से बंद गलियाँ भी थी जो कहीं भी नहीं जाते थे। यह इस तरह की जगह थी जिसमें कोई भी आसानी से गुम हो सकता था। अच्छा, भूल भुलैया टाइप था। फिर भी जो लोग इसमें अपना रास्ता ढूंढ लेते थे, उनके लिए भूल भुलैया में कई ऐसे रहस्य थे तो जो ज़िंदगी को बेहतर और ज़्यादा सुखद बना सकते थे। 2 चूहों, स्निफ और सक्री, ने चीज़ ढूंढने के लिए आसान परंतु कम कारगर प्रयास और भूल, ट्रायल एंड एरर तरीके का सहारा लिया। चूहों ने, वे एक गलियारे में दौड़ते थे और वो खाली दिखता था तो वो पलटकर दूसरे गलियारे में दौड़ लगाते थे। स्निफ अपनी तेज नाक से चीज़ की गंध का अंदाज़ा लगा सकता था और सक्रिय फुर्ती से आगे आगे दौड़ पड़ता था। जैसे कि आप समझ सकते हैं, वे कई बार भूल भुलैया में गुम गए, रास्ता भटक गए, गलत दिशा में चले गए और अक्सर दीवारों से टकराए। दूसरी तरफ दोनों छोटे लोग, हेम और हो, ने एक अलग तरकीब का सहारा लिया। इस तरकीब की जड़ में वे 2 खास बातें थी: सोचने की उनकी काबिलियत और पुराने अनुभवों से सीखने की उनकी क्षमता। वे कई बार अपने विश्वासों और भावनाओं के कारण विचलित तो हुए, परंतु आखिरकार अपनी तरकीब से उन सभी ने वो वस्तु ढूंढ ही ली जिसकी उन्हें तलाश थी। एक दिन उन सभी को चीज़ स्टेशन सी में ख़त्म होने वाले गलियारों में अपनी खास किस्म का चीज़ मिल ही गया। उसके बाद हर सुबह चूहे और छोटे लोग अपने अपने जॉगिंग सूट में चीज़ स्टेशन सो में पहुंच जाते थे। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी दिनचर्या तय कर ली। स्निफ और सक्री हर रोज़ जल्दी उठते और भूल भुलैया में दौड़ लगाते थे, पर वो हमेशा एक ही रास्ते पर चला करते थे। अपनी मंजिल पर पहुंचकर चूहे अपने जूते उतार लेते थे, उनके फीते आपस में बांधकर उन्हें अपनी गर्दन में लटका देते थे ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो जल्दी से उन्हें पहन सके। इसके बाद वे अपनी चीज़ का मज़ा लेते थे। शुरुआत में हेम और हा भी हर रोज़ चीज़ स्टेशन सी की तरह सुबह सुबह दौड़ लगाते थे ताकि वे उन स्वादिष्ट नए निवालों का स्वाद ले सकें जो वहाँ उनका इंतज़ार कर रहे थे। परंतु कुछ समय के बाद छोटे लोगों की दिनचर्या बदल गई। हेम और हा थोड़ी देर से उठने लगे, कपड़े पहनने में ज़्यादा समय लगाने लगे और चीज़ स्टेशन सी की तरफ धीमे कदमों से चलने लगे। आखिरकार वे जानते थे कि चीज़ कहाँ है और वहाँ तक किस रास्ते से पहुँचा जाता है। उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि चीज़ कहाँ से आया है या इसे वहाँ किसने रखा है। उन्होंने केवल ये मान लिया कि चीज़ वहाँ हमेशा बना रहेगा। जैसे ही हेम और हा हर सुबह चीज़ स्टेशन सी पर पहुंचते थे, वे इत्मीनान से वहां डेरा जमा लेते थे।
जैसे ये उन्हीं का घर हो, और वे अपने जॉगिंग सूट लटका देते थे और अपने दौड़ने के जूतों को दूर फेंक देते थे और अपने स्लीपर्स पहन लेते थे। अब जब उन्हें चीज़ मिल गया था, वो बहुत आराम तलब होते जा रहे थे। ये बहुत बढ़िया है, हेम ने कहा, यहाँ पर इतना सारा चीज़ है, इससे हमारी ज़िंदगी गुजर जाएगी। छोटे लोग खुश और सफल महसूस कर रहे थे और उन्हें लग रहा था कि अब वे सुरक्षित हैं। कुछ समय बाद हेम और हा चीज़ स्टेशन में सी में रखे चीज़ को अपना चीज़ समझने लगे। यह चीज़ इतना ज़्यादा था कि उन्होंने अपने घर भी पास ही बना लिए और इसके चारों तरफ अपनी सामाजिक ज़िंदगी का खाका खींच लिया। यहाँ पर ज़्यादा घरेलू माहौल बनाने के लिए हेम और हा ने दीवारों को कहावतों से सजाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहावतों के चारों तरफ चीज़ का चित्र भी बना दिया, जिसे देखते हुए मुस्कुराने लगते थे। एक कहावत उन्होंने लिखी थी, आपके पास चीज़ हो तो आप खुश रहते हैं। कई बार हेम और हा अपने दोस्तों को चीज़ स्टेशन सी में ले जाते थे और उन्हें चीज़ का ढेर दिखाकर घमंड करते थे, कहते थे कितना बढ़िया चीज़ है ये, है ना। कई बार अपने दोस्तों को चीज़ खिलाते थे और कई बार वे ऐसा नहीं करते थे। हमें ये चीज़ मिलना ही चाहिए था, हम इसके काबिल हैं, हेम ने कहा। निश्चित रूप से हमने इसे ढूंढने के लिए बहुत लंबे समय तक कड़ी मेहनत की है। उसने चीज़ का एक सुंदर ताज़ा टुकड़ा उठाकर खाते हुए कहा। उसके बाद हेम सो गया, जैसा कि वो अक्सर करता था। हर रात को छोटे लोग पेट भरकर चीज़ खाकर अपने घर लौटते थे और सुबह वे और ज़्यादा चीज़ खाने के लिए भरोसे के साथ वापस चीज़ स्टेशन पहुंच जाते थे। ये सिलसिला कुछ समय तक चलता रहा। कुछ समय के बाद हेम और हा का आत्मविश्वास घमंड में बदल गया, जो अक्सर होता है, क्वाइट नॉर्मल। जल्दी वे इतने ज़्यादा आराम तलब हो गए कि उन्हें ये पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा था। समय गुजरता गया, पर स्निफ और सक्री ने अपनी दिनचर्या को चालू रखा। हर सुबह वे जल्दी ही आ जाते थे और चीज़ स्टेशन से सी के चारों तरफ चक्कर काटते हुए सूंघते और खरोचते रहते थे। वे पूरी जगह की जांच करते थे। ये कौन करता था? स्निफ और सक्री। वे पूरी तरह जगह की जांच करते थे ताकि वे जान सके कि कल से आज के बीच में कुछ बदला तो नहीं। हर सुबह वे चीज़ स्टेशन सी पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि चीज़ गायब हो चुका है। एक सुबह वे चीज़ स्टेशन सी पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि चीज़ गायब हो चुका है। उन्हें हैरानी नहीं हुई, चूँकि स्निफ और सक्री ने यह देख लिया था कि हर दिन चीज़ की मात्रा कम होती जा रही थी, इसीलिए वे इसके लिए तैयार थे। वे अपनी सहज बुद्धि से ये जानते थे कि इस हालात में उन्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, अपने दौड़ने वाले जूतों को खोला, फिर जिन्हें उन्होंने बांधकर अपने गले में आराम से लटका लिया था। इसके बाद उन्होंने जूतों को अपने पैरों में पहनकर फीते बांध लिए। उन्होंने स्थिति के विश्लेषण में ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं किया, क्योंकि उनके दिमाग पर जटिल विश्वासों और मान्यताओं का बोझ नहीं लदा था। चूहों के लिए समस्या और समाधान दोनों ही आसान थे। चीज़ स्टेशन सी में हालात बदल चुके थे, इसीलिए स्निफ और सक्री ने भी खुद को बदलने का फैसला किया। वे दोनों भूल भुलैया में चीज़ ढूंढने लगे। स्निफ ने अपनी नाक उठाई, सूंघा और सक्री की तरफ इशारा किया। सक्री ने भूल भुलैया में दौड़ लगा दी और स्निफ भी उनके पीछे पीछे तेज़ी से दौड़ पड़ा। नई चीज़ की तलाश में वे तत्काल ही दौड़ पड़े। बाद में उसी दिन हेम और हा चीज़ स्टेशन सी में पहुँचे। वहाँ हर रोज़ हो रहे छोटे छोटे परिवर्तनों पर वो ध्यान नहीं दे रहे थे। कौन? हेम और हा, जो कि छोटे इंसान थे, इसीलिए वो ये मान बैठे थे कि उनका चीज़ वहीं होगा। उन्होंने जो देखा उसके लिए वे ज़रा भी तैयार नहीं थे। क्या चीज़ नहीं है? हेम चीखा। वो चीखता रहा, चीज़ नहीं है, चीज़ नहीं है, जिसे उसकी चीख पुकार सुनकर कोई चीज़ को वापस रख देगा। वो गला फाड़ कर चिल्लाया, मेरा चीज़ किसने हटाया? मेरा चीज़ किसने हटाया? हु मूव्ड माय चीज़? आखिरकार उसने अपने हाथ और अपने पुट्ठों पर रख लिए। उसका चेहरा लाल हो गया और वो अपनी पूरी ताकत से चीखा, ये अन्याय है। हाँ ने सिर्फ अविश्वास से अपना सर हिलाया। उसे भी चीज़ स्टेशन सी पर चीज़ मिलने का भरोसा था। वह वहाँ लंबे समय तक बिना हिले डुले खड़ा रहा।
उसे गहरा धक्का लगा था। इस स्थिति के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। हेम चीखते हुए कुछ कह रहा था, पर उसकी बात नहीं सुनना चाहता था। अच्छा, हेम चीखते हुए कुछ कह रहा था, बट हाँ, उसकी बात नहीं सुनना चाहता था। वो अपने सामने खड़ी समस्या का सामना नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने अपनी आंखें और कान बंद कर लिए। छोटे लोगों का व्यवहार हमें भले ही बहुत अच्छा या रचनात्मक नहीं लग रहा था, पर उनकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। चीज़ ढूंढना आसान नहीं था और छोटे लोगों के लिए इसका बहुत बड़ा महत्व था, क्योंकि उन्हें हर रोज़ ढेर सारा चीज़ खाने की आदत पड़ गई थी। चीज़ ढूंढना छोटे लोगों के लिए वो हासिल करने का तरीका था जिसे वे अपनी खुशी के लिए ज़रूरी मानते थे। अपनी पसंद के हिसाब से उन्हें पता था कि चीज़ का उनके लिए क्या मतलब है। कुछ के लिए चीज़ हासिल करने का मतलब है ऐश, आराम की वस्तुएं पाना हो सकता है। कई लोगों के लिए ये अच्छी सेहत का लाभ उठाना हो सकता है। कईयों के लिए ये अच्छे होने का आध्यात्मिक अनुभव हो सकता है। हाँ के लिए चीज़ का मतलब था सुरक्षित अनुभव करना, एक दिन अपना छोटा सा परिवार होना और चैडर लेने के आरामदेह बंगले में रहना। हेम के लिए चीज़ अब एक बहुत बड़ा चीज़ बनता जा रहा था, जो उसे बाकी लोगों का बॉस बनाएगा और कैम्बर्ट हिल पर एक बड़े घर का मालिक भी। चूँकि चीज़ उसके लिए महत्वपूर्ण था, इसलिए दोनों छोटे लोगों को ये तय करने में काफ़ी समय लगा कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्हें तो सिर्फ यही पल्ले पड़ा कि चीज़ रहित स्टेशन सी के आसपास का इलाका छान लिया जाए, ताकि पता तो चले कि चीज़ वाकई गया कहाँ। हेम और हा विलाप और चीख पुकार करने में समय गंवा रहे थे, जबकि स्निफ और सक्री फुर्ती से आगे बढ़ गए थे। उन्होंने इस जुल्म और अन्याय के खिलाफ काफ़ी चिल्लम चल्लोट की। हाँ निराश होने लगा। क्या होगा अगर चीज़ कल भी वहाँ नहीं होगा? उसने चीज़ की बुनियाद पर अपने सुखद भविष्य के सपने संजो रखे थे। छोटे लोग इस पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। ये कैसे हो गया? किसी ने उनको चेतावनी क्यों नहीं दी? ये तो जाती है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। हेम और हा उस रात भूखे और लुटे पिटे हाल में घर लौटे, परंतु जाने से पहले हा ने दीवार पर लिखा, आपका चीज़ आपके लिए जितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, आप उसे उतना ही ज़्यादा जकड़े रखना चाहेंगे। अगले दिन हेम और हा अपने अपने घर से निकले और एक बार फिर चीज़ स्टेशन सी की तरफ लौटे, जहां उन्हें चाहे किसी तरह का ही सही उनका चीज़ मिलने की उम्मीद थी। लेकिन हालात जरा भी नहीं बदले थे। चीज़ अब भी वहाँ नहीं था। छोटे लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। हेम और हा पत्थर की मूर्तियों की तरह बिना हिले डुले वहीं खड़े रहे। हा ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और अपने कानों पर हाथ रख लिए। वो कुछ भी देखना, सुनना, समझना नहीं चाहता था। वह ये नहीं जानना चाहता था कि चीज़ की मात्रा लगातार कम होती जा रही थी। उसे लग रहा था कि चीज़ एकदम हटा लिया गया था। हेम ने बार बार परिस्थिति का विश्लेषण किया। आखिरकार उसका विश्वास तंत्र से भरा हुआ जटिल दिमाग काम करने लगा। उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसने पूछा। दरअसल ये हो क्या रहा है? बहरहाल हा ने अपनी आंखें खोली, चारों तरफ देखा और कहा, वैसे स्निफ और सक्री कहाँ हैं? क्या तुम्हें लगता है कि उन्हें कोई ऐसी बात मालूम है जो हमें नहीं पता? हेम ने अपनी नाक सिकोड़ी। उन्हें क्या मालूम होगा? हेम ने आगे कहा, वे साधारण चूहे हैं, जो होता है, पर उस पर वे सिर्फ प्रक्रिया करते हैं। हम छोटे लोग हैं, हम खास हैं, हमें स्थिति को ठीक से समझना होगा और फिर हम बेहतर के काबिल तो हैं ही। हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, और अगर ऐसा होना ही था तो हमें कम से कम कुछ फ़ायदा तो मिलना ही चाहिए था। हमें फ़ायदा क्यों मिलना चाहिए था? हाँ ने पूछा। क्योंकि हम इसके पात्र हैं, हेम ने दावा किया। किसके पात्र? हाँ जानना चाहता था। चीज़ के। क्यों? हाँ ने पूछा। क्योंकि ये समस्या हमने पैदा नहीं की है, हेम ने कहा। किसी और ने ऐसा किया है, इसलिए हमें कुछ तो मिलना ही था। हाँ ने सुझाव दिया, शायद हमें स्थिति का इतना ज़्यादा विश्लेषण नहीं करना चाहिए और चलकर नई चीज़ की तलाश करना चाहिए। अरे नहीं, हेम ने तर्क दिया,
मैं इस मामले की तह तक पहुँच कर ही दम लूँगा। हेम और हाँ अब भी ये तय करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या करना चाहिए था, जबकि स्निफ और सकरी अपने रास्ते पर काफ़ी आगे पहुँच चुके थे। वे भूल भुलैया में काफ़ी अंदर तक चले गए थे, गलियारों में ऊपर नीचे हर चीज़, स्टेशन में चीज़ ढूंढते हुए जहाँ जहाँ उन्हें उसके मिलने की उम्मीद थी। वे नया चीज़ ढूंढने के अलावा कुछ भी नहीं सोच सकते थे। उन्हें कुछ समय तक एक चीज़ नहीं मिला, जब तक कि वे भूल भुलैया में एक ऐसी जगह नहीं पहुंच गए जहां वे अब तक कभी नहीं गए थे। चीज़ स्टेशन एन। वे खुशी के मारे चिल्लाने लग गए। उन्हें वे मिल गया था जिसकी उन्हें तलाश थी, नई चीज़ का बड़ा सा ढेर। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। ये चूहों द्वारा देखा गया चीज़ का सबसे बड़ा ढेर था। इस बीच हेम और हा अब भी चीज स्टेशन सी में बैठकर स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। अब उन पर चीज़ ना होने के बुरे असर साफ साफ दिख रहे थे। वे कुंठित थे, गुस्सा हो रहे थे और अपनी दुर्दशा के लिए एक दूसरे को दोष दे रहे थे। कभी कभार हा को स्निफ और सकरी की याद आ जाती थी और वो सोचता था कि उन्होंने अब तक चीज़ ढूंढ लिया होगा। उसे मालूम था कि उनके लिए ये समय बहुत ज़्यादा परेशानी वाला होगा, क्योंकि भूल भुलैया में आमतौर पर कुछ अनिश्चितता तो होती ही है, पर वो ये जानता था कि अनिश्चितता केवल कुछ समय तक ही रहती है। कई बार हाँ या कल्पना करता था कि स्निफ और सकरी को नया चीज़ मिल चुका है और वो उसके मज़े ले रहे हैं। उसने इस बारे में सोचा कि भूल भुलैया में रोमांचक सफ़र पर जाना कितना अच्छा होगा और ताज़ी नई चीज़ को हासिल करना कितना सुखद होगा। ये सोच कर उसके मुंह में पानी आ गया। जितनी स्पष्टता से हाँ नए चीज़ को ढूंढने और उसका मज़ा लेने की कल्पना करता था, उस स्टेशन सी को छोड़ने की उतनी ही ज़्यादा कल्पना करने लगता था। चलो हम चलते हैं, उसने अचानक कहा। नहीं, हेम ने तत्काल जवाब दिया। मैं इस जगह को पसंद करता हूँ। यह आरामदेह है, ये जानी पहचानी है। इसके अलावा बाहर बहुत से खतरे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, हाँ ने तर्क दिया। हम भूल भुलैया के कई हिस्सों में पहले ही दौड़ चुके हैं और हम ऐसा दोबारा कर सकते हैं। अब मैं उसके लिए बूढ़ा हो चुका हूँ, हेम ने कहा, और मुझे डर है कि कहीं मैं खो ना जाऊँ और कि इसकी कोशिश में खुद को मूर्ख न साबित कर लूँ। क्या तुम ऐसा करना चाहते हो? ये सुनते ही हा का असफलता का डर लौट आया और नया चीज़ ढूंढने की उसकी आशा और इच्छा दोनों ही खत्म होने लगे। उसके बाद हर रोज़ छोटे लोग वही करते थे जो वो उसके लिए पहले किया था। वे चीज़ स्टेशन सी में जाते थे, उन्हें वहाँ चीज़ नहीं मिलता था और वे अपने सभी चिंताओं और कुंठाओं को लेकर घर लौट आते थे। वे अपने साथ हो रही घटनाओं को नकारने की कोशिश कर रहे थे, परंतु उन्होंने पाया कि भूख के कारण नींद लगना दिनों दिन ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था। अगले दिन उनमें कम ताकत बची रहती थी और वो काफ़ी चिड़चिड़े होते जा रहे थे। उनके घर अब उन्हें उतने खुशनुमा और आरामदेह नहीं लग रहे थे जितने कि वे पहले लगा करते थे। छोटे लोगों को सोने में भी दिक्कत हो रही थी और जब नींद आती थी तो चीज़ ना मिलने की वजह से उन्हें बुरे सपने आते थे। परंतु हेम और हा अब भी चीज़ स्टेशन सी में जाते थे और हर रोज़ वहाँ बैठकर अपनी चीज़ का इंतज़ार करते थे। हेम ने कहा, देखो, अगर हम ज़्यादा मेहनत करें तो हम ये भी जान लेंगे कि दरअसल कुछ भी नहीं बदला है। चीज़ शायद आसपास ही कहीं है और हो सकता है उन्होंने उसे दीवार के पीछे छुपा दिया है। अगले दिन हेम और हा औजारों के साथ आए। हेम ने छेनी पकड़ी और हा हथौड़ा मारने लगा। आखिर उन्होंने चीज़ स्टेशन सी की दीवार में छेद कर दिया। उन्होंने ही लिया अंदर झांका, पर उन्हें चीज़ नहीं दिखा। वे निराश थे, परंतु उन्हें भरोसा था कि वे समस्या को सुलझा सकते हैं। इसलिए उन्होंने जल्दी आना, देर तक रुकना और ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया। परंतु कुछ समय के बाद उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा उन्हें दीवार में एक बड़े छेद के रूप में ही मिला। काम करने और सही काम करने के बीच में अंतर को हा धीरे धीरे महसूस करने लगा था।
हेम ने कहा, हाँ, सबसे बढ़िया नीति ये है कि हम यहाँ पर बैठकर इंतज़ार करते रहें और देखें कि क्या होता है। देर सवेर उन्हें चीज़ वापस रखना ही पड़ेगा। हाँ इस बात पर भरोसा करना चाहता था, इसलिए हर रोज़ शाम को वो घर पर आराम करने जाता था और सुबह मन मारकर हेम के साथ चीज़ स्टेशन सी की तरफ लौटता था, पर चीज़ कभी भी वापस नहीं आया। अब तक छोटे लोग भूख और तनाव की वजह से कमज़ोर हो चुके थे। हाँ स्थिति के सुधरने का इंतज़ार करते करते थक रहा था। उसे ये महसूस होने लगा कि वो चीज़ के बिना जितना ज़्यादा समय गुजारेंगे उनका हाल उतना ही बुरा होता जाएगा। हाँ ये जानता था कि स्थिति पर उनकी पकड़ ढीली होती जा रही है। आखिर एक दिन हाँ खुद पर हंसने लगा। ओहो, मेरी तरफ देखो, मैं बार बार वही कर रहा हूँ और ताज्जुब करता हूँ कि हालात क्यों नहीं सुधर रहे। कितने मज़े की बात है और बेवकूफ़ी की भी। हाँ को दोबारा भूल भुलैया में दौड़ने का विचार इसलिए पसंद नहीं आया क्योंकि उसे लगता था कि वो गुम हो जाएगा। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि चीज़ मिलेगा तो कहाँ मिलेगा। पर जब उसने देखा कि उसका डर उसके साथ क्या कर रहा था तो उसे अपनी बेवकूफ़ी पर हंसना ही था। उसने हेम से पूछा, हमने अपने जॉगिंग सूट और दौड़ने वाले जूते कहाँ रखे हैं? उन्हें ढूंढने में काफ़ी समय लगा क्योंकि चीज़ स्टेशन सी पर चीज़ मिलने के बाद उन्होंने इन सामानों को ये सोचकर दूर रख दिया था कि अब उन्हें इसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब हेम ने अपने दोस्त को अपने जॉगिंग सूट पहनते देखा तो उसने पूछा, तुम कभी दोबारा भूल भुलैया में जाने की तैयारी तो नहीं कर रहे हो? तुम यहाँ मेरे साथ तब तक इंतज़ार क्यों नहीं करते जब तक कि चीज़ वापस नहीं रख देते? क्योंकि तुम ये बात नहीं समझ रहे हो। हाँ ने कहा, मैं भी यह नहीं समझना चाहता था, पर अब मैं ये जान चुका हूँ कि पुराने चीज़ को कभी वापस नहीं रखेंगे। वो कल का चीज़ था, अब नया चीज़ ढूंढने का वक्त आ गया है। हेम ने तर्क दिया, पर मान लो बाहर की भी कोई चीज़ बाहर भी कोई चीज़ नहीं मिला तो, या मान लो यदि वो हो भी तो भी हो सकता है तुम उसे खोज ना पाओ। मैं नहीं जानता, हाँ ने कहा। उसने खुद से कई बार यही सवाल पूछे थे और उसे फिर से वही डर सताने लगा जिसने उसे वहाँ रोक रखा था। तब उसने नया चीज़ ढूंढने के बारे में सोचा और उन बेहतरीन वस्तुओं के बारे में सोचा जो उस चीज़ के साथ आएंगी। ये सोचते ही उसमें फिर से हिम्मत आ गई। हाँ ने कहा, कई बार स्थितियाँ बदल जाती हैं और वे दोबारा वैसी नहीं होती। ये एक ऐसी ही स्थिति जान पड़ती है हेम, ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी आगे बढ़ती है और इसीलिए हमें भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। हाँ ने अपने कमज़ोर साथी की तरफ देखा और उसे समझदारी की बात सिखाने की कोशिश की, परंतु हेम का डर गुस्से में बदल चुका था और वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। हाँ अपने दोस्त को के साथ कठोर नहीं होना चाहता था, परंतु उसे इस बात पर हंसी आ गई कि दोनों कितने मूर्ख लग रहे हैं। जैसे ही हाथ चलने को तैयार हुआ उसे ज़्यादा उमंग का एहसास हुआ क्योंकि वह जानता था कि अब वो खुद पर हंस सकता था, पुरानी वस्तुओं को छोड़कर नई वस्तुओं की तरफ आगे बढ़ सकता था। उसने घोषणा की, अब भूल भुलैया समय है। हेम नहीं हंसा, ना ही उसने कोई प्रतिक्रिया दी। हाँ ने एक छोटी नुकीली चट्टान उठाई और दीवार पर एक गंभीर विचार लिखा ताकि हेम उस पर विचार कर सके जैसे कि उसकी आदत थी। हाँ ने इसके चारों तरफ चीज़ का एक चित्र भी बना दिया। उसे उम्मीद थी कि इससे हेम फिर मुस्कुराएगा, हल्का महसूस करेगा और नई चीज़ की तलाश में उसके साथ चल पड़ेगा, परंतु हेम ने उस तरफ देखना तक पसंद नहीं किया। वो विचार था, अगर आप नहीं बदलते तो आप नष्ट हो सकते हैं। फिर हाँ ने अपना सर बाहर निकाला और भूल भुलैया में चिंता के साथ झांका। उसने सोचा कि वह किस तरह चीज़ रहित स्थिति में फंस गया था। पहले उसे विश्वास था कि भूल भुलैया में कोई चीज़ नहीं होगा, या होगा भी तो उसे ढूंढ नहीं पाएगा। इस तरह के डरावने विश्वास उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे और वो उसे धीरे धीरे मार रहे थे। हाँ मुस्कुराया। वो जानता था हेम अब भी हैरान हो रहा होगा, मेरा चीज़ किसने हटाया, पर हाँ इस बात पर हैरान हो रहा था मैं जल्दी क्यों नहीं जागा और चीज़ के साथ तत्काल आगे क्यों नहीं बढ़ा। जब उसने भूल भुलैया में चलना शुरू किया तो हो ने पीछे पलट कर देखा। इसमें कोई शक नहीं था, जहाँ पर वो था
वह जगह आरामदायक और जानी पहचानी थी। हालांकि कुछ समय से वहाँ पर चीज़ नहीं मिल रहा था, फिर भी अपने जाने पहचाने दायरे के लिए उसका लगाव बरकरार था। हाँ परेशान होने लगा और सोचने लगा कि क्या ये सचमुच भूल भुलैया के भीतर जाना चाहता है। उसने अपने सामने दीवार पर एक कहावत लिखी और कुछ समय तक उसकी तरफ देखता रहा। अगर आप डरते नहीं तो आप क्या करते? अगर आप डरते नहीं तो आप क्या करते? उसने इस बारे में सोचा। वो जानता था कुछ डर ऐसे होते हैं जिनके अच्छे नतीजे निकल सकते हैं। जब आप डरे हुए होते हैं तो हालात तब बिगड़ने लगते हैं जब आप उन्हें सुधारने के लिए कुछ नहीं करते हैं, परंतु डर आपको काम करने के लिए भी प्रेरित कर सकता है। ये तब आपके लिए अच्छा नहीं होता जब आप डरे हुए तो होते हैं परंतु हालात को सुधारने के लिए कुछ नहीं करते हैं। उसने अपनी दाईं तरफ देखा, भूल भुलैया के उस हिस्से की तरफ जहाँ वह पहले कभी नहीं गया था, और उसे डर लगने लगा। फिर उसने एक गहरी सांस ली। वो भूल भुलैया में दाईं तरफ मुड़ा और उसने धीरे धीरे अज्ञात में दौड़ना शुरू किया। जब वह अपना रास्ता खोजने के लिए कोशिश कर रहा था तो हाँ को पहले तो ये चिंता हुई कि शायद उसने चीज़ स्टेशन सी पर इंतज़ार में काफ़ी समय गंवा दिया। उसे इतने लंबे समय से चीज़ नहीं मिला था कि अब वह कमज़ोर हो गया था। भूल भुलैया में दौड़ने में अब उसे पहले से ज़्यादा समय लग रहा था और पहले से ज़्यादा कष्ट भी हो रहा था। उसने फ़ैसला किया कि अगर अब उसकी ज़िंदगी में कभी फिर ऐसा मौका आएगा तो वो हालात के हिसाब से खुद को जल्द ही बदल लेगा। इससे ज़िंदगी ज़्यादा आसान हो जाएगी। फिर हाँ ने एक कमज़ोर मुस्कुराहट के साथ वो सोचा, कभी नहीं से देर भली। अगले कुछ दिनों तक हाँ को यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत चीज़ तो मिलता रहा, पर उसे इतना बड़ा ढेर नहीं मिला जो काफ़ी समय तक चल सके। उसे उम्मीद थी कि उसे बहुत सा चीज़ मिलेगा और वो हेम के पास चीज़ लेकर जाएगा ताकि वो भी भूल भुलैया में आने के लिए प्रेरित हो सके। पर हाँ का आत्मविश्वास अब भी पूरी तरह वापस नहीं लौटा था। उसे ये मानना ही पड़ा कि भूल भुलैया में उसे बहुत परेशानी हो रही थी। पिछली बार जब वो वहाँ था तब से अब तक हालात बदल चुके थे। जब भी उसे लगता कि वो तरक्की कर रहा था तब वह गलियारों के रास्ते में भटक जाता था। ऐसा लगता था जैसे वो 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे चल रहा था। ये एक चुनौती थी, परंतु उसे ये मानना पड़ा कि एक बार फिर भूल भुलैया में आना और चीज़ को ढूंढना उतना बुरा नहीं था जितना कि उसे डर था। जब भी वह निराश होने लगता तो वो खुद को ये याद दिलाता कि वो क्या कर रहा है। हालांकि वो परेशान था, फिर भी उसकी मौजूदा हालत उसकी पुरानी चीज़ रहित स्थिति से तो बेहतर थी। स्थिति उसके काबू में थी और वो हाथ पर हाथ रखकर घटनाओं के होने का इंतज़ार नहीं कर रहा था। फिर उसने खुद को याद दिलाया कि अगर स्निफ और सक्री आगे बढ़ सकते हैं तो वो भी बढ़ सकता है। बाद में जब हाँ ने पिछली घटनाओं की तरफ मुड़कर देखा तो उसने ये महसूस किया कि चीज़ स्टेशन सी पर रखा चीज़ रातों रात गायब नहीं हुआ था जैसा कि उसने पहले सोचा था। वहाँ रखे चीज़ की तादाद आखिर में धीरे धीरे कम होने लगी थी और चीज़ बासी भी होने लगा था। उसका स्वागत उतना अच्छा नहीं रह गया था। पुराने चीज़ पर शायद फफूंद भी जमने लगा था। हालांकि तब उसने इस तरफ ध्यान नहीं दिया था। फिर भी उसे ये मानना पड़ेगा कि अगर वो चाहता तो आगे आने वाली घटनाओं का अंदाज़ा लगा सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। हाँ ने अब ये महसूस किया कि इस परिवर्तन से उसे शायद सदमा या अचंभा नहीं होता और वह स्थिति पर शुरू से ही पूरी नज़र रखता और परिवर्तन का पहले से अंदाज़ा लगा लेता। हो सकता है स्निफ और सक्री ऐसा ही कर रहे हों। वह आराम के लिए रुका और उसने भूल भुलैया के दीवार पर लिखा। कुछ समय बाद जब ढूंढते ढूंढते काफ़ी वक्त गुजर गया तब हाँ ने आखिर एक बड़ा सा चीज़ स्टेशन देखा जहाँ उसे चीज़ मिलने की उम्मीद थी। तब वह अंदर गया तो उसे निराशा ही हाथ लगे क्योंकि चीज़ स्टेशन खाली था। चीज़ को हर रोज़ सूंघते रहें ताकि आपको पता चल जाए कि ये कब बासी हो रहा है। ऐसा खाली खाली एहसास मुझे बहुत बार हुआ है, उसने सोचा। वो अब हार मानने को ही था। हाँ की ताकत कम होती जा रही थी। वो जानता था वो भटक चुका था और उसे डर था कि वो जिंदा नहीं बचेगा। उसने सोचा वो फिर से चीज़ स्टेशन सी की तरफ लौट जाए। अगर वो वापस पहुंच जाए और हेम अब भी वहाँ हो तो कम से कम हाँ अकेला नहीं होगा।
फिर उसने खुद को वही सवाल दोबारा पूछा, अगर मैं डरता नहीं तो मैं क्या करता। उसे इतनी ज़्यादा बार डर लगा कि उसे इसे खुद के सामने भी मानने में परेशानी हो रही थी। वो खुद नहीं जानता था कि उसे किन किन बातों से डर लग रहा था, परंतु अपनी कमज़ोर हालत में अब वो जानता था कि उसे सबसे अधिक डर लग रहा था अकेले सफ़र करने में। हाँ, ये नहीं जानता था, परंतु वह पीछे की तरफ भाग रहा था क्योंकि उसके दिमाग पर डरावने विश्वासों का बोझ लदा हुआ था। हाँ ने सोचा, क्या हेम भी उसी जगह से चल दिया होगा, या वो अपने डर के कारण अब भी वहाँ होगा। फिर हाँ ने वो समय याद किया जब उसने भूल भुलैया में अपने सर्वश्रेष्ठ क्षण अनुभव किए थे। ऐसा तब हुआ था जब वो आगे बढ़ रहा था। उसने दीवार पर लिखा, ये जानते हुए कि उसके लिए एक पुनस्मरण है और उसके मित्र हेम के लिए अनुसरण करने का एक संकेत। किसी नई दिशा में आगे बढ़ने से नया चीज़ खोजने में मदद मिलती है। किसी नई दिशा में आगे बढ़ने से नया चीज़ खोजने में मदद मिलती है। हाँ ने अंधेरे गलियारे में नीचे की तरफ देखा और अपने डर को महसूस किया। आगे क्या है? क्या ये खाली होगा, या इसमें भी बुरा, क्या कुछ खतरा वहाँ मंडरा रहा होगा? उसके मन में बहुत से डरावनी बातें आने लगी जो उसके साथ हो सकती थी। वो खुद को बुरी तरह डरा हुआ पा रहा था। फिर वह खुद पर हंसा। उसने ये महसूस किया कि उसके डर उसके हाल को और खस्ता बना रहे हैं, इसलिए उसने वही किया जो वो करता अगर वो डरा हुआ नहीं होता। वह एक नई दिशा में मुड़ा। अंधे गलियारे में दौड़ना शुरू करते ही वो मुस्कराने लगा। हालांकि हाँ ने अब तक ये नहीं जाना था, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि उसकी आत्मा को किस बात से सहारा मिल रहा था। वह अब तक घटनाओं को आराम से लेने लगा था और उसे आने वाली घटनाओं पर भरोसा था, जबकि उसे अभी इस सब के बारे में ठीक से पता भी नहीं था। अपने आप को इतना ज़्यादा होते देख वो चक्कर में पड़ गया। मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है? वो हैरान था, जबकि मेरे पास कोई नई चीज़ नहीं है और मैं ये नहीं जानता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। लेकिन जल्द ही वो जान गया उसे इतना अच्छा क्यों लग रहा था। जब आप अपने डर को जीत लेते हैं तो आप आज़ाद महसूस करते हैं। हाँ, ये जान गया था कि अब तक वो अपने ही डर के जाल में फंसा हुआ था। नई दिशा में चलने से वो आज़ाद हो चुका था। अब उसने वो ठंडी हवा महसूस की जो भूल भुलैया के इस भाग में वो बह रही थी, और इस हवा ने उसे ताजगी से भर दिया। उसने कुछ गहरी सांसें ली और अपने अंदर ताकत आती महसूस की। एक बार उसने अपने डर को जीत लिया तो ये अभियान उसके लिए बहुत सुखद साबित हुआ, जितना उसने सोचा था उससे भी ज़्यादा। हाँ ने बहुत लंबे समय से इस तरह की खुशी महसूस नहीं की थी। वह लगभग भूल चुका था कि ये सब कितना मज़ेदार होता है। हालात और बेहतर बनाने के लिए हाँ ने अपने दिमाग में एक चित्र बनाना शुरू किया। उसने बहुत यथार्थवादी स्थिति में अपने सभी मनपसंद चीज़ चेडर से ब्राई तक के ढेर के बीच में खुद को बैठे देखा। उसने खुद को अपने मनपसंद चीज़ के टुकड़े एक के बाद एक खाते देखा और उसे अपनी कल्पना से बहुत ज़्यादा सुख मिला। फिर उसने कल्पना की कि वह इतने बढ़िया स्वादों का कितना ज़्यादा मज़ा लेगा। उसने नई चीज़ की तस्वीर जितनी साफ देखी, वह उसे उतना ही ज़्यादा असली लगने लगा और उसे उतना ही ज़्यादा भरोसा होने लगा कि वो इसे ढूंढ कर ही रहेगा। उसने लिखा, पाने से पहले ही नए चीज़ का स्वाद लेने की कल्पना मुझे उसकी तरफ ले जाती है। मैंने ऐसा पहले क्यों नहीं किया? हाँ ने खुद से पूछा। फिर वो भूल भुलैया में ज़्यादा ताकत और तेज़ी से दौड़ने लगा। जल्द ही उसे एक चीज़ स्टेशन दिखा और वो बहुत खुश हुआ जब उसे दरवाजे पर नए चीज़ के छोटे छोटे टुकड़े दिखे। इस तरह के चीज़ उसने पहले कभी नहीं देखे थे, परंतु वो बड़े स्वादिष्ट दिख रहे थे। उसने उन्हें चखकर देखा और पाया कि वो सचमुच बहुत स्वादिष्ट थे।
उसने नई चीज़ के ज़्यादातर टुकड़ों को खा लिया और कुछ को अपनी जेब में रख लिया ताकि उन्हें बाद में अकेले या शाम हेम के साथ खा सके। उसे अपनी ताकत फिर से लौटती हुई महसूस हुई। वह उम्मीद लेकर चीज़ स्टेशन में घुसा, पर उसे ये देखकर निराशा हुई कि वो खाली था। कोई पहले ही वहाँ आ चुका था और उसने नए चीज़ के बहुत थोड़े से टुकड़े वहाँ छोड़ दिए थे। उसने सोचा कि अगर वो जल्दी पहुँचा होता तो वहाँ पर नए चीज़ की काफ़ी मात्रा मिल सकती थी। हाँ ने वापस जाने और ये देखने का फैसला किया कि क्या हेम उसके साथ चलने के लिए तैयार है। जब उसने अपने कदमों को फिर से लौटाया तो वो रुका और उसने दीवार पर लिखा, जितनी जल्दी आप पुराने चीज़ को छोड़ेंगे उतनी ही जल्दी आप नई चीज़ ढूंढ पाएंगे। कुछ समय बाद ही फिर चीज़ स्टेशन सी की तरफ लौटा और हेम से मिला। उसने हेम को नई चीज़ के कुछ टुकड़े देना चाहे, पर हेम ने उन्हें लेने से मना कर दिया। हेम ने अपने मित्र की पहल का स्वागत किया, परंतु उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं नई चीज़ को पसंद करूँगा। मुझे इसकी आदत नहीं है। मैं अपना ही चीज़ वापस पाना चाहता हूँ और मैं तब तक नहीं बदलूँगा जब तक मुझे मेरा मनचाहा चीज़ नहीं मिलेगा। हाँ ने निराशा से अपना सर हिलाया और मन मारकर अकेले ही चल दिया। जब वो भूल भुलैया में उस आखिरी बिंदु पर पहुंचा जहां तक वह सफ़र कर चुका था, तो उसे अपने दोस्त की कमी आखरी, पर उसने ये भी महसूस किया कि उसे अपनी तलाश में मज़ा आ रहा था, जबकि अभी उसे चीज़ का बड़ा ढेर नहीं मिला था। फिर भी वह जानता था कि जिस वस्तु से उसे खुशी हो रही थी वह केवल चीज़ का मिलना नहीं था। वह खुश था कि वह अपने डर से हार नहीं रहा था। वह जो कर रहा था उसमें उसे खुशी मिल रही थी। ये जानने के बाद को इतनी कमज़ोरी महसूस हुई जितनी उसे चीज़ स्टेशन सी की चीज़ रहित स्थिति में हुई थी। सिर्फ इस एहसास से कि वो अपने डर को अपना रास्ता रोकने का मौका नहीं दे रहा था और ये जानने से वह एक नई दिशा में चल रहा था, उसे नई ऊर्जा और ताकत मिली। अब उसे ये भरोसा हो चुका था कि उसे अपनी मनचाही वस्तु निश्चित रूप से मिलेगी। सवाल सिर्फ ये था कि उसे कितना समय लगेगा। वास्तव में उसने ये अनुभव किया कि जो वो पाना चाहता था वो उसे मिल चुका था। वह मुस्कुराया जब उसने ये महसूस किया, चीज़ के बिना रहने के बजाय भूल भुलैया में तलाश करना ज़्यादा सुरक्षित है। हाँ ने दोबारा ये महसूस किया जो वो पहले भी कई बार कर चुका था कि आप किसी वस्तु से जितना डरते हैं हकीकत में वो वस्तु उतनी बुरी नहीं होती। असली स्थिति उतनी बुरी नहीं होती जितनी बुरी आपके दिमाग में बनी उसकी तस्वीर होती है। उसे नई चीज़ कभी ना ढूंढ पाने का इतना ज़्यादा डर था कि वह इसे ढूंढने की शुरुआत ही नहीं करना चाहता था। पर सफ़र करने के बाद उसे गलियारों में इतना चीज़ मिल रहा था कि उसका काम चल जाए। अब उसने ज़्यादा चीज़ पाने की उम्मीद लगा ली थी। आगे देखने भर से ही वह रोमांचित हुआ जा रहा था। उसका पुराना चिंतन उसकी चिंताओं और डरों के कुहासे में लिपटा था। उसका पुराना चिंतन उसकी चिंताओं और डरों के कुहासे में लिपटा था। वह ये सोच रहा था कि उसे पर्याप्त चीज़ नहीं मिलेगा या इतना नहीं मिलेगा कि उसका काम चल जाए। वह इस बात पर काफ़ी सोच विचार करता था कि उसके साथ क्या बुरा हो सकता है बजाय इसके कि उसके साथ क्या अच्छा हो सकता है। पर जब उसने चीज़ स्टेशन सी छोड़ा था उसका ये नकारात्मक चिंतन इतने दिनों में बदलकर सकारात्मक हो गया था। पहले वह सोचता था कि चीज़ को हटाया नहीं जाना चाहिए और परिवर्तन सही नहीं होता। अब वो समझ गया था कि परिवर्तन होना स्वाभाविक है, चाहे आप इसकी आशा करें या ना करें। परिवर्तन केवल तभी आपको चौंका सकता है जब आप इसकी आशा नहीं करते और इसे पसंद नहीं करते।
जब उसने ये अनुभव किया कि उसके विश्वास बदल चुके हैं तो वह दीवार पर ये लिखने के लिए रुका। पुराने विश्वास आपके नए चीज़ की तरफ नहीं ले जाते। पुराने विश्वास आपको नए चीज़ की तरफ नहीं ले जाते। हालांकि हाँ को अब भी चीज़ नहीं मिला था, पर भूल भुलैया में दौड़ लगाते वक्त उसने ये सोचा कि अब तक उसने क्या सीखा है। हाँ ने ये महसूस किया कि उसके नए विश्वास नए व्यवहार को बढ़ावा दे रहे हैं। चीज़ रहित स्टेशन सी पर ठहराव की स्थिति में उसका व्यवहार अलग था, जबकि अब वो पूरी तरह बदल चुका था। वह जान गया था कि जब आप अपनी सोच बदल लेते हैं तो आपके काम खुद ब खुद बदल जाते हैं। आप सोच सकते हैं कि किसी परिवर्तन से आपको नुकसान होगा और आप उसका विरोध कर सकते हैं। दूसरी तरफ आप ये भी सोच सकते हैं कि नया चीज़ खोजने से आपको उस परिवर्तन को गले लगाने में मदद मिलेगी। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस बात में भरोसा करते हैं, उसने दीवार पर लिखा। जब आप देखते हैं कि आप नया चीज़ ढूंढ सकते हैं और इसका स्वाद ले सकते हैं, तो आप अपना रास्ता बदल देते हैं। हाँ जानता था कि अगर उसने तत्काल परिवर्तन को गले लगाया होता और जल्द ही चीज़ स्टेशन सी छोड़ा होता, तो आज वह बेहतर स्थिति में होता। उसके शरीर और आत्मा में ज़्यादा ताकत होती और नया चीज़ ढूंढने की चुनौती का वह अच्छी तरह मुकाबला कर सकता था। वास्तव में अगर उसने परिवर्तन की आशा की होती तो उसे अब तक नया चीज़ मिल भी गया होता, परंतु उसने इस बात को मानने में बहुत समय गंवा दिया कि हालात बदल चुके थे। उसे अपनी इच्छा शक्ति को इकट्ठा किया और भूल भुलैया के नए हिस्सों में बढ़ने का फैसला किया। उसे यहाँ वहाँ चीज़ के छोटे छोटे टुकड़े मिले और उसकी ताकत और भरोसा दोनों बढ़ने लगे। जब उसने ये विचार किया कि वो कहाँ से आ रहा था, तो हाँ खुश हुआ कि उसने दीवार पर कई जगहों पर लिखा था। उसे भरोसा था कि अगर हेम चीज़ स्टेशन सी को छोड़ने का फैसला करता है तो भूल भुलैया में ये कहावतें उसके लिए संकेत चिन्हों का काम करेंगी। उसे केवल यही आशा थी कि वो सही दिशा में बढ़ रहा है। उसने इस संभावना के बारे में विचार किया कि हेम दीवार पर लिखी इबारत पढ़ लेगा और अपना रास्ता ढूंढ लेगा। जिस बात पर वह कुछ समय से विचार कर रहा था, उसने दीवार पर उसे लिख दिया। छोटे परिवर्तनों को पहले ही भांप लेने से आपको आने वाले बड़े परिवर्तनों के हिसाब से ढलने में मदद मिलती है। अब तक हाँ ने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया था और वह भविष्य के लिए खुद को बदल रहा था। वह ज़्यादा ताकत और रफ्तार से भूल भुलैया में आगे बढ़ता रहा और कुछ ही समय में यह हो गया। जब उसे लगा कि वो ज़िंदगी भर से इस भूल भुलैया में फंसा हुआ था, उसके सफ़र का या कम से कम इस सफ़र के हिस्से का तेज़ी से सुखद अंत हुआ। हाँ को चीज़ स्टेशन एन पर नया चीज़ मिल गया। जब वो अंदर पहुंचा तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। हर तरफ चीज़ के ऊंचे ढेर लगे थे जो उसने अब तक कभी नहीं देखे थे। वह चीज़ की सभी किस्मों को पहचान नहीं पा रहा था, क्योंकि इनमें से कुछ किस्मों के चीज़ उसके लिए बिल्कुल नए थे। एक पल के लिए उसने सोचा, क्या यह हकीकत थी या केवल उसकी कल्पना की उपज थी? भूख से प्रहता हुई मरीचिका थी ये। परंतु तभी उसे वहाँ अपने पुराने दोस्त स्निफ और सक्री नजर आए। स्निफ ने सिर हिलाकर हाँ का स्वागत किया और सक्री ने अपने पंजे उठाकर उनके छोटे परंतु मोटे पेट बता रहे थे कि वो वहाँ पर काफ़ी समय से थे। हाँ ने जल्दी से नमस्कार किया और अपनी पसंदीदा चीज़ के टुकड़ों को चखा। उसने अपने जूते और जॉगिंग सूट उतारे और अच्छी तरह तह करके उन्हें अपने करीब ही रख लिया। हो सकता है कि उनकी ज़रूरत उसे फिर पड़े। फिर वह नई चीज़ के ढेर पर टूट पड़ा। जब उसने चक्कर खा लिया तो उसने ताज़ा चीज़ का एक टुकड़ा उठाया और उसका टोस्ट बनाकर कहा, एक जाम परिवर्तन के नाम।
नई चीज़ का मज़ा लेते वक्त हाँ ने खुद की सीखी हुई बात पर गौर की। उसने ये महसूस किया कि जब वह परिवर्तन से डरा हुआ था तब वह उस पुरानी चीज़ के चक्कर में पड़ा हुआ था जो वहाँ था ही नहीं। तो वह क्या था जिसके कारण उसे उसमें बदलाव आया? क्या ये भूखे मर जाने का डर था? हाँ ने सोचा। हाँ, उसे मदद मिली। फिर वह हंसा और उसने ये पाया कि उसमें बदलाव तब आया जब उसने खुद पर हंसना सीखा और सोचा कि वो कहाँ गलती कर रहा था। उसने महसूस किया कि बदलने का सबसे तेज रास्ता है खुद की मूर्खता पर हंसना। तभी आप अतीत को पीछे छोड़ सकते हैं और तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। वह जानता था कि उसने स्निफ और सकरी से भी कुछ उपयोगी सीखी ली। उन्होंने ज़िंदगी को आसान रखा। उन्होंने घटनाओं को बेहद पेचीदा नहीं किया, ना ही उनका अति विश्लेषण किए, जो कि मैं भी करती हूँ। जब हालात बदल गए और चीज़ हटा लिया गया तो वे भी बदल गए और चीज़ के पीछे पीछे चल दिए। वो इसे याद रखेगा। फिर हाँ ने अपने तीक्ष्ण बुद्धि का प्रयोग करने में किया जो छोटे लोग चूहों से बेहतर कर सकते हैं। उसने अपने अतीत की गलतियों पर विचार किया और अपने भविष्य की योजना बनाने के लिए उनका इस्तेमाल किया। वो जानता था कि आप परिवर्तन का सामना करना सीख सकते हैं। आपको इसके बारे में काफ़ी चौकन्ना रहने की ज़रूरत है कि आप स्थितियों को आसान रखें, लचीले हों और जल्दी से चलना शुरू कर दें। आपके हालात को ज़्यादा पेचीदा नहीं बनाना चाहिए, ना ही डरावने विश्वासों से परेशान होना चाहिए। आपको हालात को ज़्यादा पेचीदा नहीं बनाना चाहिए और ना ही डरावने विश्वासों से परेशान होना चाहिए। आप ये देखते रहें कि कब छोटे छोटे परिवर्तन होने लगे हैं ताकि आप आगे आने वाले बड़े परिवर्तन के लिए तैयार हो सकें। वो ये जानता था कि उससे और तेज़ी से बदलने की ज़रूरत थी, क्योंकि वह जानता था कि उसे और तेज़ी से बदलने की ज़रूरत थी, क्योंकि अगर आप समय रहते खुद को नहीं ढालते तो हो सकता है बाद में खुद को ढालने से आपका कोई फ़ायदा ही ना हो। उसे ये मानना पड़ा कि परिवर्तन का सबसे बड़ा विरोधी आपके भीतर बैठा है और वह तब तक नहीं बदलते जब तक कुछ भी नहीं सुधर सकता। सबसे महत्वपूर्ण बात तो उसने सीखी वो शायद ये थी कि बाहर हमेशा नया चीज़ मौजूद रहता है, चाहे आप इस बात को उस समय पहचान पाएँ या ना। और ये आपको इनाम में तब मिलता है जब आप अपने डर से आज़ाद हो जाते हैं और रोमांच का मज़ा लेते हैं। वो जानता था कि कई डर अच्छे होते हैं क्योंकि वो आपको असली खतरों से दूर रखते हैं, पर उसने ये महसूस किया कि उसके ज़्यादातर डर मूर्खतापूर्ण थे और जब उससे बदलने की ज़रूरत थी तब इन डरों के कारण ही वह नहीं बदल पा रहा था। उसने इस बात को उस समय पसंद नहीं किया था पर वो जानता था कि यह परिवर्तन बस बदकिस्मती के रूप में आया खुशकिस्मती की तरह था, क्योंकि इससे वह बेहतर चीज़ ढूंढने की राह पर चल पड़ा। उसने इस सफ़र में खुद को भी एक बेहतर हिस्सा खोज लिया था। जब हाँ ने ये याद किया कि उसने कितना कुछ सीखा तो उसे अपने दोस्त हेम की याद आ गई। उसने सोचा, क्या हेम ने चीज़ स्टेशन सी की दीवार और भूल भुलैया में कई जगह लिखी कहावतों को पढ़ा होगा? क्या हेम ने अतीत को छोड़ने और भविष्य के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया होगा? क्या वो भूल भुलैया में कभी दाखिल हुआ होगा और उसने ये सोचा होगा कि उसकी ज़िंदगी किस तरह ज़्यादा बेहतर हो सकती है? हाँ ने चीज़ स्टेशन सी की तरफ लौटने का मन बनाया। उसने सोचा कि क्या हेम वहीं पर मिलेगा, ये मानते हुए कि हाँ वहाँ लौटने का इरादा का रास्ता ढूंढ सकता है। अगर उसे हेम मिल जाता है तो हाँ उसे वो रास्ता दिखा सकता है जो उसे उस दुर्दशा से बाहर निकालेगा। पर हाँ ने ये भी सोचा कि उसने पहले ही अपने दोस्त को बदलने की कोशिश कर ली थी। हेम को खुद अपना रास्ता ढूंढना होगा, अपने आराम और डर को छोड़ना होगा। उसके लिए ये कोई दूसरा नहीं कर सकता, ना ही ये कोई उसे समझा सकता है। किसी ने किसी तरह उसे खुद को बदलने से होने वाले फ़ायदे को तो पहचाना ही होगा। हेम को पता था कि हाँ ने उसके लिए सुराग छोड़ रखा था
और वह अपना रास्ता खोज सकता था अगर वो सिर्फ दीवार पर लिखी इबारत को पढ़ ले। वह गया और उसने अपनी सीखी हुई बातों को संक्षेप में चीज़ स्टेशन एन की सबसे बड़ी दीवार पर लिख डाला। उसने अपने सीखे सूत्र वाक्यों के चारों तरफ चीज़ के बड़े बड़े टुकड़ों के चित्र भी बनाए और मुस्कुराया। दीवार पर लिखी इबारत, जो दीवार पर लिखा था वो था, परिवर्तन होता है, वे चीज़ को हटाते रहते हैं, परिवर्तन को भांपो, चीज़ के हटने के लिए तैयार रहो, परिवर्तन पर नज़र रखें, चीज़ को बार बार सूंघते रहें ताकि आप जान सकें कि वो कब बासी हो रहा है। परिवर्तन के हिसाब से खुद को जल्दी ढालें। जितनी जल्दी आप पुराने चीज़ से दूर हटते हैं उतनी ही जल्दी आप नई चीज़ का स्वाद ले सकते हैं। खुद को बदलें, चीज़ के साथ आगे बढ़ें, परिवर्तन का मज़ा लें, रोमांच का मज़ा लें और नई चीज़ के स्वाद का लुत्फ़ उठाएं। जल्दी से बदलने के लिए तैयार रहें और फिर इसका आनंद उठाएं। वे चीज़ को हटाते रहते हैं। हाँ ने ये महसूस किया कि जिस हालात में वह हेम के साथ चीज़ स्टेशन सी में था वहाँ से वह बहुत दूर आ चुका था, पर वो ये जानता भी था कि अगर वह ज़्यादा आराम तलब हो गया तो फिर से उसे अपनी पुरानी हालत में पहुँच जाना पड़ेगा। इसीलिए हर रोज़ वह ये देखने के लिए चीज़ स्टेशन एन का निरीक्षण करता रहता था कि उसकी चीज़ की हालत कैसी है। वह उसे पूरी तरह पक्का कर लेना चाहता था ताकि अचानक होने वाले कोई परिवर्तन उसे हैरान ना कर दें। वाओ, गुड लाइन। हाँ के सामने चीज़ का ढेर लगा हुआ था, फिर भी वह भूल भुलैया में जाकर नई जगहों की छानबीन करता रहता था ताकि वह अपने चारों तरफ हो रही घटनाओं की जानकारी रख सके। वह जानता था कि आराम करके खुद को अकेला करने की बजाय अपने विकल्पों की जानकारी रखना ज़्यादा सुरक्षित रहता है। वह जानता था कि आराम करके खुद को अकेला करने के बजाय अपने विकल्पों की जानकारी रखना ज़्यादा सुरक्षित तरीका है। तभी हाँ को लगा जैसे भूल भुलैया में बाहर से कोई आवाज़ आ रही है। जब वह आवाज़ तेज़ हुई तो उसने यह महसूस किया कि कोई आ रहा था। ये क्या हो सकता है? क्या ये हो सकता है कि हेम आ रहा हो? क्या वो अपना मुड़ गया है? हाँ ने एक छोटी सी प्रार्थना की और आशा की, जो वह पहले भी कई बार कर चुका था, कि शायद आखिरकार उसका दोस्त वहाँ पर पहुँच गया है। चीज़ के साथ बढ़ते जाएं और इसका मज़ा लेते रहें। अंत या एक नई शुरुआत। उसी दिन बाद में जब माइकल ने अपनी ये कहानी ख़त्म की तो उसने कमरे में चारों तरफ नज़र डाली। उसके पुराने दोस्त उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे क्योंकि कईयों ने उसे धन्यवाद किया और कहा उन्हें इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला। नेथन ने सबसे पूछा, क्यों ना हम सब इकट्ठे होकर इस पर कुछ बातचीत करें। ज़्यादातर लोग इस बारे में बात करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बातचीत के लिए डिनर के पहले ड्रिंक का समय चुना। उस शाम जब वे होटल लाउंज में इकट्ठे हुए तो वे एक दूसरे से अपना चीज़ ढूंढने के बारे में मजाक करते रहे और ख़ुद को भूल भुलैया में देखने की बात करते रहे। फिर एंजेलिना ने सबसे पूछा, तो आप इस कहानी में किसकी तरह हैं? स्निफ, सिकरी, हेम या हाँ? कार्लोस ने जवाब दिया, मैं दोपहर में यही सोच रहा था। मुझे वह समय अच्छी तरह याद है जब मेरे पास खेल के सामान का बिजनेस नहीं था। तब मेरा परिवर्तन से कटु साक्षात्कार हुआ था। हाँ, मैं स्निफ नहीं था, मैंने हालात को भांपा नहीं था और परिवर्तन के हिसाब से अपने आप को जल्दी से ढाला भी नहीं था और मैं निश्चित रूप से करीब भी नहीं था। मैं तत्काल काम करने में नहीं जुटा था। मैं हेम की तरह कुछ ज़्यादा था जो अपने जाने पहचाने दायरे में बने रहना चाहता था। सच तो ये था कि मैं परिवर्तन का सामना नहीं करना चाहता था, मैं इसे देखना ही नहीं चाहता था। माइकल को ये लग रहा था कि जब से वह और कार्लोस स्कूल में पक्के दोस्त थे
तब से ज़रा भी समय गुजरा है। उसने पूछा, हम यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हैं मित्र? कार्लोस ने कहा, निकरियों में अचानक होने वाले परिवर्तन के बारे में। माइकल हंसा, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया था? इसे यूँ कहें कि मैं नई चीज़ की तलाश नहीं करना चाहता था। मेरे ख्याल से मेरे पास एक पुख्ता वजह थी जिसके कारण मेरी ज़िंदगी में परिवर्तन नहीं होगा, और इसी कारण से मैं उस समय बहुत परेशान हो गया था। उसके कुछ पुराने सहपाठी जो पहले चुप थे और काफ़ी आरामदेह अनुभव कर रहे थे, अब वो भी बोलने लगे। इनमें फ्रैंक भी था जो सेना में चला गया था। हेम को देखकर मुझे एक दोस्त की याद आती है, फ्रैंक ने कहा। उसका डिपार्टमेंट बंद हो रहा था, पर वह इस तरफ देखना नहीं चाहता था। वे उसके कर्मचारियों को हटाते रहे। उन्होंने उसे कई दूसरे मौक़ों के बारे में बताया तो जो लचीले लोगों के लिए कंपनी में ही मौजूद थे, परंतु उसने ये कभी नहीं सोचा कि उसे खुद को बदलने की ज़रूरत थी। जब डिपार्टमेंट बंद हुआ तो वह अकेला ऐसा आदमी था जो हैरान हुआ। अब उसे इस अनसोचे बदलाव के साथ तालमेल बैठाने में बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। जेसिका ने कहा, मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ होगा, पर मेरा चीज़ एक से ज़्यादा बार हटाया जा चुका था। इस पर नेथन के अलावा कई लोग हंस पड़े। शायद यही सबसे बड़ी बात है, नेथन ने कहा। परिवर्तन हम सभी के साथ होता है। उसने जोड़ा, काश मेरे परिवार ने चीज़ की ये कहानी इससे पहले सुनी होती। बदकिस्मती से हम अपने बिजनेस में आ रहे बदलावों को देखना नहीं चाहते थे, और अब बहुत देर हो चुकी है। हमें अपने कई स्टोर्स बंद करने पड़ रहे हैं। इससे समूह के कई लोगों को हैरानी हुई, क्योंकि उनके ख्याल से नेथन ही इतना किस्मत वाला था जिसके पास इतना सुरक्षित व्यवसाय था और जिसके सहारे वह ज़िंदगी गुजार सकता था। क्या हुआ? जेसिका ने जानना चाहा। जब शहर में बड़े बड़े स्टोर्स अपना विशाल सामान सूची और कम कीमतों के साथ आए तो छोटे स्टोर्स की हमारी चेन अचानक पुरानी पड़ गई। हम अब उनसे मुकाबला नहीं कर पाए। मैं अब ये देख सकता था कि स्निफ और सक्री की तरह होने के बजाय हम हेम की तरह थे। हम जहाँ थे वहीं रुके रहे और जरा भी नहीं बदले। हमें घटनाओं को अनदेखा करने की कोशिश की और इसी वजह से आज हम मुसीबत में हैं। हमें हाँ से एक या दो और सीखें लेनी चाहिए थी। लारा, जो एक सफल व्यवसायी बन चुकी थी, सब कुछ सुन रही थी, पर उसने अब तक बहुत कम बातें की थी। मैंने दोपहर में भी इस कहानी के बारे में सोचा। मैं सोच रही हूँ कि मैं किस तरह हाँ जैसी बन सकूं और ये देख सकूं कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, खुद पर हंस सकूं, खुद को बदल सकूं और ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर सकूं। उसने कहा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि यहाँ बैठे कितने लोग परिवर्तन से डरते हैं। जब किसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने ये सुझाव दिया, हाथ उठाने के बारे में क्या विचार है? केवल एक हाथ उठा। चलिए, ऐसा लगता है हम में से कम एक आदमी तो ईमानदार है। उसने कहा, शायद आप अगले सवाल को ज़्यादा पसंद करेंगे। यहाँ बैठे कितने लोग ये सोच रहे हैं कि लोग परिवर्तन से डरते हैं? हर आदमी ने हाथ उठा लिया। फिर सभी ने हंसना शुरू कर दिया। इससे हमें क्या पता चलता है? इनकार, नेथन ने जवाब दिया। माइकल ने माना, कई बार हम भी ये नहीं जानते कि हम डरे हुए हैं। मैं जानता हूँ कि मैं डरा हुआ नहीं था। जब मैंने पहली बार ये कहानी सुनी तो मुझे ये सवाल बड़ा पसंद आया, अगर आप डरते नहीं तो आप क्या करते? फिर जेसिका ने कहा, मैंने कहानी से ये सीखा कि परिवर्तन होने ही वाला है, चाहे मैं इससे डरूं या ना डरूं, चाहे मैं इसे पसंद करूं या ना करूं। मुझे याद है कई साल पहले हमारी कंपनी के एनसाइक्लोपीडिया के सेट बेचा करती थी। एक आदमी ने हमें ये सलाह दी कि हमें अपने पूरे एनसाइक्लोपीडिया को एक कंप्यूटर डिस्क में भर देना चाहिए और इसे कम कीमत में बेचना चाहिए। इसे बनाने में लागत भी कम आएगी और इससे ज़्यादा लोग भी खरीदेंगे। परंतु हमने इस विचार का विरोध किया। आपने इसका विरोध क्यों किया? नेथन ने पूछा। क्योंकि हमें तब भरोसा था कि हमारे बिजनेस का आधार हमारा विशाल बिक्री संगठन था, जो लोगों से घर घर जाकर मिलता था। हमारा बिक्री संगठन उन कमीशनों पर टिका था जो हमारे सामान की ऊंची कीमतों से उन्हें मिलता था। हम काफ़ी समय से ये सफलतापूर्वक करते आ रहे हैं और सोच रहे थे कि ऐसा हमेशा चलता रहेगा। यह आपका चीज़ था, नेथन ने कहा। हाँ, और हम इसे बनाए रखना चाहते थे। जब मैं सोचता हूँ
जब मैं सोचता हूँ कि हमारे साथ क्या हुआ, तो मुझे लगता है कि सिर्फ ऐसी बात नहीं थी कि उन्होंने चीज़ हटा दिया। हकीकत ये है कि चीज़ की अपनी खुद की ज़िंदगी होती है। आखिर में वो ख़त्म हो जाती है। बहरहाल हम नहीं बदले, परंतु हमारे एक प्रतियोगी ने परिवर्तन के हिसाब से खुद को ढाल लिया। नतीजा ये हुआ कि हमारी बिक्री पूरी तरह कम हो गई। हम एक मुश्किल समय से गुजर रहे थे। अब हमारे बिजनेस में एक बड़ा तकनीकी परिवर्तन हो रहा है और हमारी कंपनी में कोई भी इसका सामना नहीं करना चाहता है। ये अच्छा अनुभव नहीं है। मैं सोचती हूँ कि जल्द ही मेरी नौकरी छूट जाएगी। ये भूल भुलैया का समय है, कार्लोस चिल्लाया। हर कोई हंसा, जिसमें जेसिका भी शामिल थी। कार्लोस ने जेसिका की तरफ मुड़कर कहा, यह अच्छा है कि आप खुद पर हंस सकती हैं। फ्रैंक ने कहा, मैं कहानी से यही सीखा है। मैं खुद को काफ़ी गंभीरता से लेता हूँ। मैंने ये देखा कि हाँ तब बदला जब वह खुद पर हंस सका और देख सका कि वो क्या कर रहा है। कोई ताज्जुब नहीं कि उसका नाम हाँ है। एंजेला ने पूछा, क्या आप सोचते हैं कि हेम कभी बदला और उसे नया चीज़ मिला? एलन ने कहा, मुझे लगता है कि ऐसा हुआ होगा। कोरी ने कहा, मुझे नहीं लगता। कई लोग कभी नहीं बदलते और उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। मैं अपने डॉक्टरी पेशे में हेम जैसे कई लोगों को जानती हूँ। उन्हें लगता है कि उनके चीज़ पर उनका हक है। जब ये उनसे दूर हटा दिया जाता है तो वो दुखी हो जाते हैं और इसके लिए दूसरों को दोष देने लगते हैं। वे उन लोगों से ज़्यादा बीमार हो जाते हैं जो पुरानी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। फिर नेथन ने आहिस्ता से कहा, जैसे वह खुद से बात कर रहा हो, मेरे हिसाब से सवाल ये है, हमें क्या छोड़ना चाहिए और हमें किस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। कुछ देर सभी चुप बैठे रहे। मुझे ये मानना पड़ेगा, नेथन ने कहा। मैंने देखा कि देश के दूसरे हिस्से में क्या हो रहा था, परंतु मुझे आशा थी कि हम पर इसका असर नहीं होगा। मेरा मानना है कि जब परिवर्तन करना ज़्यादा अच्छा होता है तब आप ऐसा कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप परिवर्तन के बाद धीमी प्रतिक्रिया करें और मन मारकर इससे समझौता करने की कोशिश करें। शायद हमें अपने खुद का चीज़ हटाते रहना चाहिए। मतलब? फ्रैंक ने पूछा। नेथन ने जवाब दिया, मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि हम आज कहाँ होते अगर हमने अपने पुराने स्टोर्स के नीचे की रियल एस्टेट को बेचा होता और नामी गिरामी कंपनियों से होड़ करने के लिए एक बड़ा आधुनिक स्टोर बनाया होता। लारा ने कहा, शायद यही हाँ का मतलब था कि जब उसने दीवार पर लिखा था, रोमांच का मज़ा ले और चीज़ के साथ आगे बढ़ें। फ्रैंक ने कहा, मैं जानता हूँ कुछ बातें कभी नहीं बदलनी चाहिए। उदाहरण के लिए, मैंने अपने मूलभूत मूल्यों को बनाए रखना चाहता हूँ, परंतु मैं ये सोचता हूँ कि मैं ज़्यादा अच्छी हालत में होता अगर मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत पहले ही चीज़ के साथ आगे बढ़ गया होता। माइकल, ये बहुत बेहतरीन छोटी सी कहानी थी, रिचर्ड ने कहा, जो कक्षा का सबसे शंकालु छात्र था। परंतु आपने इसे अपनी कंपनी में कैसे इस्तेमाल किया? समूह को अब तक ये पता नहीं था, परंतु रिचर्ड खुद परिवर्तन का शिकार था। उसने अपनी पत्नी से हाल ही में अलग हुए। रिचर्ड अपने किशोर बच्चों को पालने के लिए अब अपने करियर को संभालने की कोशिश कर रहा था। माइकल ने जवाब दिया, आप जानते हैं, मैंने सोचा था मेरा काम सिर्फ रोज़ की समस्याओं को निपटाना था, जबकि मुझे आगे की तरफ देखना चाहिए था और इस तरफ ध्यान देना चाहिए था कि हम कहाँ जा रहे हैं और मैंने किस तरह अपनी समस्याओं को निपटाया। हर दिन 24 घंटे मुझे कोई मज़ा नहीं आ रहा था। मैं एक चूहे दौड़ में फंसा हुआ था और मैं बाहर नहीं निकल पा रहा था। माइकल आगे कहता है, बहरहाल जब मैंने मेरा चीज़ किसने हटाया की कहानी पहली बार सुनी और देखा कि हाँ किस तरह बदला, जब मैंने महसूस किया कि मेरा काम नई चीज़ का चित्र बनाना था और मुझे इस चित्र को इतना साफ और असली बनाना था कि मैं और मेरे साथ काम करने वाले खुद को बदलने में खुश हो सकें और साथ कामयाब हो सकें। ये दिलचस्प है, एंजेलिना ने कहा, क्योंकि मेरे लिए कहानी का सबसे दमदार हिस्सा वो था जहाँ हाँ ने अपने डर को जीत लिया था और अपने दिमाग में नया चीज़ खोजने का चित्र बनाया था। इसके बाद भूल भुलैया में दौड़ना कम डरावना और ज़्यादा मज़ेदार बन गया और आखिरकार वह कामयाब हो गया। इस चर्चा के दौरान भ्रिकुटियाँ चढ़ाए रिचर्ड ने कहा, मेरी मैनेजर मुझे बताती रहती है कि हमारी कंपनी में बदलाव की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ वह दरअसल मुझे ये बताना चाहती है कि मुझे बदलना चाहिए, परंतु मैं ये सुनना पसंद नहीं करता। मैं सोचता हूँ मुझे असल में ये पता नहीं था कि वह
नया चीज़ क्या था जिसकी तरफ हमें ले जाने की कोशिश कर रही थी, या इससे मुझे किस तरह का फ़ायदा हो सकता था। रिचर्ड के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई जब उसने कहा, मुझे ये मानना पड़ेगा कि नया चीज़ देखने और इसका मज़ा लेने की कल्पना करने का विचार मुझे पसंद आया। इससे सब कुछ हल्का हो जाता है, इससे डर कम हो जाता है और बदलाव में आपकी दिलचस्पी बढ़ जाती है। शायद मैं इसका प्रयोग घर पर कर सकता हूँ, उसने जोड़ा। मेरे बच्चे ये सोचते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कभी बदलाव नहीं होना चाहिए, वे परिवर्तन से गुस्सा हो जाते हैं। मैं सोचता हूँ कि वे भविष्य से डरते हैं। हो सकता है कि मैंने उनके लिए नई चीज़ का यथार्थवादी चित्र नहीं खींचा है, शायद इसीलिए वे कि इसे मैं खुद भी नहीं देख पाता हूँ। सभी शांत थे। कई लोग अपने पारिवारिक जीवन के बारे में सोच रहे थे। एलन ने कहा, अच्छा, यहाँ पर ज़्यादातर लोग अपने काम धंधे के बारे में बात कर रहे हैं, पर जब मैंने यह कहानी सुनी तो मैंने अपनी पारिवारिक ज़िंदगी के बारे में सोचा। मेरे विचार से मेरे वर्तमान संबंध उस पुरानी चीज़ की तरह हैं जिन पर काफ़ी गहरी फफूंद जम चुकी है। कोरी की हंसी में सहमति थी। मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ। शायद मुझे एक खराब संबंध को छोड़ने की ज़रूरत है, एंजेलिना ने जवाब दिया, या शायद पुराना चीज़ केवल पुराना व्यवहार है। दरअसल जिस चीज़ को छोड़ने को हमें छोड़ना चाहिए वह ऐसा व्यवहार है जो हमारे खराब संबंधों का कारण है, और फिर हमें चिंतन और काम करने के बेहतर तरीके की तरफ बढ़ना चाहिए। आउच, कोरी ने प्रतिक्रिया दी, बहुत बढ़िया। नया चीज़ उसी आदमी के साथ एक नया संबंध है। रिचर्ड ने कहा, मैं अब ये सोचने लगा हूँ कि जितना मैंने सोचा था इस कहानी में उससे ज़्यादा है। मुझे ये विचार पसंद आया कि पुराने संबंध को छोड़ने के बजाय पुराने व्यवहार को छोड़ दिया जाए। यही व्यवहार दोहराने से आपको फिर वही नतीजे मिलेंगे। नौकरी बदलने के बजाय शायद मुझे ऐसा कर्मचारी बन जाना चाहिए जो अपनी कंपनी को बदलने में मदद करे। अगर मैंने ऐसा किया होता तो शायद आज मेरे पास एक बेहतर नौकरी होती। फिर बेकी बोली, जो किसी दूसरे शहर में रहती थी पर इस पुनर्मिलन के लिए यहाँ आई थी। जब मैं यहाँ पर कहानियाँ और हर एक की प्रतिक्रिया सुन रही थी तो मुझे खुद पर हंसना ही पड़ा। मैं भी इतने लंबे समय तक हेम की तरह ही थी, जो परिवर्तन को देखते ही नाक सिकोड़ती थी और डर जाती थी। मैं ये नहीं जानती थी कि दूसरे लोग भी ऐसा करते हैं। मुझे डर है कि कहीं अनजाने में मैं अपने बच्चों में ये आदत ना डाल दी हो। जब मैं इस तरह से सोचती हूँ तो मैं महसूस करती हूँ कि दरअसल परिवर्तन आपको एक नई और बेहतर जगह पर ले जा सकता है। हालांकि आप डरते हैं कि ऐसा नहीं होगा। मुझे वो समय याद है जब मेरा बेटा हाई स्कूल में था। मेरे पति के तबादले के कारण हमें इलियनॉय से वॉर्मेंट जाना था और हमारा बेटा दुखी था क्योंकि उसके दोस्त छूट रहे थे। वह एक प्रसिद्ध तैराक था और वॉर्मेंट के हाई स्कूल में तैराकी की कोई टीम ही नहीं थी, इसलिए हमारे शहर छोड़ने के फैसले से वो नाराज़ था। बाद में वॉर्मेंट के पहाड़ों के प्रेम में पड़ गया। उसने स्काइंग सीखी। वह अपने कॉलेज टीम के लिए स्की करने लगा और अब वह कोलोराडो में मज़े से रहता है। अगर हमने इकट्ठे चीज़ की ये कहानी गर्म चॉकलेट के कप के साथ पहले सुनी होती तो इससे हमारे परिवार का बहुत सा तनाव कम हो सकता था। जेसिका ने कहा, मैं अपने घर जाकर अपने परिवार को एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। मैं अपने बच्चों से पूछूंगी कि उनकी नज़र में मैं किसकी तरह हूँ, स्निफ, स्क्री, हेम या हाँ, और वे किसकी तरह हैं। हम इस बारे में बात कर सकते हैं कि हमारे परिवार का पुराना चीज़ क्या, नया चीज़ क्या हो सकता है। ये एक अच्छा ख्याल है, रिचर्ड ने कहा। फ्रैंक ने अपनी बात कही, मैं सोचता हूँ मैं हाँ की तरह बनूँगा, जो चीज़ के साथ ही अपनी जगह बदल ले और उसका मज़ा ले। और मैं ये कहानी उन दोस्तों को भी सुनाऊंगा जो सेना छोड़ने के बारे में चिंतित हैं और परिवर्तनों के नतीजे से डरे हुए हैं। इस पर कोई दिलचस्प चर्चाएं हो सकती हैं, माइकल ने कहा। हमने इस तरह अपना बिजनेस सुधारा। हमने इस बारे में कई चर्चाएं की और हमने चीज़ की कहानी से क्या सीखा और हम उसे अपनी वर्तमान स्थिति में कैसे लागू कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया रहा। अब हमारे पास एक ऐसी मज़ेदार भाषा थी जिसमें हम रुचि लेकर ये बात कर सकते थे कि हम परिवर्तन का सामना किस तरह कर रहे हैं। यह बहुत असरदार था, खासकर तब जब हमारी कंपनी में गहराई तक फैल गया। किस तरह, नेथन ने पूछा। हम अपने संगठन में जितने ज़्यादा नीचे गए हमें उतने ज़्यादा ऐसे लोग मिले जिन्हें लगता था कि उनमें कम ताकत थी।
स्वाभाविक रूप से उन्हें ऊपर से आने वाले परिवर्तनों से डर लगता था, इसलिए वे परिवर्तन का विरोध करते थे। संक्षेप में, जो परिवर्तन लादा जाता है उसका विरोध होता है। काश की मैंने चीज़ की कहानी कुछ पहले सुनी होती, माइकल ने कहा। वो क्यों? कार्लोस ने बोला। क्योंकि जब तक हम परिवर्तनों के करने में जुटे तब तक हमारे बिजनेस की हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि हमें लोगों को अपने से दूर करना पड़ा, जिनमें कई मेरे अच्छे दोस्त भी थे। ये हम सभी के लिए परेशानी का समय था। फिर भी जाने और बचे रहने वाले लगभग हर आदमी का कहना था कि चीज़ की कहानी ने उन्हें स्थिति को देखने का एक अलग नज़रिया दिया और वे बेहतर मुकाबला कर सकते थे। हम में से जिन लोगों को बाहर जाना था और नया काम तलाशना था, उन्होंने कहा कि पहले तो वह बहुत कठिन था, पर कहानी को याद रखने से उन्हें बहुत मदद मिली। एंजेलिना ने पूछा, उन्हें सबसे ज़्यादा मदद किससे मिली? माइकल ने जवाब दिया, जब वे अपने डर के पार निकल गए, तब उन्होंने मुझे बताया कि सबसे अच्छी बात ये महसूस करना था कि बाहर नया चीज़ खोजे जाने का इंतज़ार कर रहा है। उन्होंने कहा, अपने दिमाग में नई चीज़ का मज़ा लेने का चित्र बनाने से उन्हें तसल्ली मिली और इसीलिए नौकरी के इंटरव्यू में उनका प्रदर्शन बेहतर रहा। कईयों को ज़्यादा अच्छी नौकरी मिल गई। तुम्हारी कंपनी में रह जाने वालों का क्या हुआ? लारा का सवाल था। माइकल ने कहा, होने वाले परिवर्तनों के बारे में शिकायत करने के बजाय लोगों ने अब कहा, उन्होंने केवल हमारा चीज़ हटाया है, चलिए अपना नया चीज़ खोजें। इसमें बहुत सा समय और तनाव कम हुआ। जल्दी जो लोग अब तक परिवर्तन का विरोध कर रहे थे, उन्होंने अब परिवर्तन का फ़ायदा देखा। उन्होंने परिवर्तन को लाने में मदद भी की। कोरी ने कहा, आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ? मैं सोचता हूँ कि ऐसा ज़्यादातर उस सहकर्मी दबाव के कारण हुआ जो किसी भी कंपनी में हो सकता है। ज़्यादातर संगठनों में जब कोई परिवर्तन किया जाता है तब क्या होता है? ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं, परिवर्तन अच्छा विचार या बुरा विचार? बुरा विचार, फ्रैंक ने जवाब दिया। हाँ, माइकल सहमत हो गया। क्यों? कार्लोस ने कहा, क्योंकि लोग चाहते हैं कि हालात वैसे ही बने रहें। वे सोचते हैं परिवर्तन उनके लिए बुरा होगा। जब एक स्मार्ट आदमी कहता है कि परिवर्तन बुरा विचार है, तो बाकी लोग भी ऐसा ही कहने लगते हैं। हाँ, चाहे वास्तव में ऐसा ना सोचते हों, माइकल ने कहा, पर खुद को स्मार्ट दिखाने के लिए वे भी ऐसा ही कहने लगते हैं। यही वह सहकर्मी दबाव है जो किसी भी संगठन में परिवर्तन का विरोध करता है। बेकी ने जोड़ा, परिवार में यही बात माँ बाप और बच्चों के बीच होती है। फिर उसने बोला, लोगों ने जब चीज़ की कहानी सुन ली, उसके बाद आपके हालात किस तरह बदले? माइकल ने बोला, लोग इसलिए बदले क्योंकि कोई भी हेम जैसा नहीं दिखना चाहता था। अब की बार सब हंसे, नेथन भी। उसने कहा, ये एक अच्छी बात है, मेरे परिवार में कोई हेम जैसा नहीं दिखना चाहेगा। हो सकता है वे बदल भी जाएं। तुमने हमें ये कहानी हमारे पिछले पुनर्मिलन पर क्यों नहीं सुनाई? ये सचमुच बहुत काम की है। माइकल ने एक आखिरी विचार किया। जब हमने देखा इस कहानी ने हमारे लिए कितना बढ़िया काम किया है, तो हमने इस कहानी को ऐसे लोगों को भी सुनाया जिनके साथ हम बिज़नेस करना था, क्योंकि हमारा अंदाज़ा था कि उनकी कंपनियां भी परिवर्तन का सामना कर रही होंगी। हमने सुझाव दिया कि हम उनका नया चीज़ हो सकते हैं, यानी उनके सफल होने के लिए हम बेहतर साझेदार हो सकते हैं। इससे हमें बिज़नेस में भी फ़ायदा हुआ। इससे जेसिका के मन में कई विचार आए और उसे याद आया कि उसे सुबह जल्दी ही बिक्री संबंधी काम शुरू करना है। उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा और कहा, अच्छा, अब समय हो गया है, मैं इस चीज़ स्टेशन को छोड़ दूँ, नया चीज़ स्टेशन ढूंढने आऊँ। सभी हंसे और एक दूसरे को विदा लेने लगे। उनमें से कई लोग और बातें करना चाहते थे, पर उनके लिए भी आना ज़रूरी था। जब वे जाने लगे तो सबने माइकल को एक बार फिर धन्यवाद किया। उसने कहा, मुझे बहुत खुशी है आपको ये कहानी इतनी उपयोगी लगी और मुझे आशा है कि आप भी इसे जल्दी ही दूसरों को सुनाएंगे और उन्हें फ़ायदा पहुंचाएंगे। समाप्त। बस दोस्तों, कहानी सब ख़त्म होती है यहीं पे। आई होप आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा इस कहानी से। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय बाय, टेक केयर।